नमस्ते और दुनिया की अनसुनी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। जब आप ओलंपिक गेम्स के बारे में सोचते हैं तो आप शायद खेलों का एक विश्व उत्सव कल्पना करते हैं। हजारों खिलाड़ी हर देश से आते हैं और स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन मूल खेल यानी प्राचीन ओलंपिक्स बहुत अलग थे। वे छोटे थे, अधिक कठोर थे और कई मायनों में कहीं अधिक गहरे थे। वहाँ स्वर्ण पदक नहीं थे, वहाँ राष्ट्रीय दल नहीं थे और खिलाड़ी पूरी तरह नग्न होकर प्रतिस्पर्धा करते थे। कोई व्यक्ति वर्षों की कठोर ट्रेनिंग क्यों सहता, खतरनाक रास्तों को पार करके दूर दूर तक यात्रा क्यों करता और हिंसक अक्सर घातक प्रतियोगिताओं में क्यों उतरता केवल ऑलिव लीव्स के एक साधारण मुकुट के लिए? इसका उत्तर स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान चीज थी, महिमा। प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक चैंपियन बनना डिवाइन को छूने जैसा था, अमरता का एक अंश जीतने जैसा था और स्वयं अपने फैमिली और अपने सिटी स्टेट को अकल्पनीय सम्मान दिलाने जैसा था। यह सब गॉड्स के किंग ज़ूस की निगरानी में होता था। इसलिए आज रात आप उन्हीं एथलीट्स में से एक बनेंगे। हम आधुनिक दुनिया को पीछे छोड़ेंगे और 2000 वर्षों से भी अधिक पीछे की यात्रा करेंगे। आप उस लंबे और कठिन परिवर्तन को अनुभव करेंगे जिसमें एक फार्म बॉय धीरे धीरे एक कठोर कॉम्पिटिटर बनता है। आप ग्रीस के पार लंबी पिलग्रमेज करेंगे, एलिस में होने वाली एक महीने की कठोर परीक्षा से गुजरेंगे और गॉड्स के नाम अपनी सेक्रेड ओथ लेंगे। आप क्राउड की गूंज सुनेंगे, स्टेडियम की धूल महसूस करेंगे और उस विक्ट्री का रोमांच अनुभव करेंगे जो आपको हमेशा के लिए लेजेंड बना सकता है। लेकिन हमारी यात्रा शुरू होने से पहले कृपया एक क्षण लेकर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यह चैनल को सपोर्ट करने का एक सरल और अच्छा तरीका है और मेरे लिए इसका बहुत महत्व है। मुझे यह जानने में भी हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि आप दुनिया के किस हिस्से से और किस समय आज रात मेरे साथ जुड़े हैं। इसलिए कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। और अब आराम से बैठ जाइए, आधुनिक दुनिया का शोर धीरे धीरे दूर होने दीजिए और चलिए उस समय में चलते हैं जहां ऑलिव ग्रोव्स थे, मार्बल टेम्पल्स थे और अमर महिमा की खोज थी। आपकी दुनिया छोटी है और उसमें धूल और वाइल्ड थाइम की सुगंध है। आप 14 वर्ष के हैं और आपकी जीवन की सीमाएं वही सिल्वर ग्रीन ऑलिव ग्रोव्स हैं जो आपके फादर के हैं। वही पत्थरीला रास्ता है जो कम्युनिटी वेल तक जाता है और वही धूप से फीकी पड़ी पत्थर की दीवारें हैं जो कुछ घरों को मिलाकर आपका डेमोस बनाती है। यह एटिका के रगेड कंट्रीसाइड में फैले कई छोटे रूरल विलेजेस में से एक है। साफ दिन में सबसे ऊंची पहाड़ी से आप दूर एथेंस के महान शहर में अक्रोपोलिस के मार्बल की हल्की चमक देख सकते हैं। एक ऐसी जगह जो आपको चांद जितनी दूर लगती है। ये शब्द आपकी पहचान की जड़ है। छोटे स्तर पर यह आपका विलेज है, फैमिलीज, फील्ड्स और ट्रेडिशंस का एक विशेष समूह जो हिस्ट्री और ब्लड से बंधा है। लेकिन बड़े अर्थ में डेमोस आपके सिटी स्टेट के सभी सिटीजन्स को दर्शाता है, वही कलेक्टिव पीपल जिनसे पावर निकलती है। लेकिन आपके लिए यह बस घर है, वही एक दुनिया जिसे आपने हमेशा जाना है। यहाँ जीवन सन के अनुसार चलता है, वही आपको सुबह जगाता है जब पहाड़ियों से लंबी परछाइयाँ गिरती है और वही आपको दोपहर की दमघोंटू गर्मी में फिग ट्रीज की छाया की ओर ले जाता है। यहाँ केवल सिकेडास की लगातार तीखी ध्वनि सुनाई देती है और दूर आपकी फैमिली की गोट्स की मिमियाहट। आपका शरीर कोई टेम्पल नहीं है, यह एक टूल है। यह किसी फॉर्मल ट्रेनिंग से मजबूत नहीं हुआ बल्कि आपकी जीवन की सिंपल और निरंतर मेहनत से मजबूत हुआ है। आप सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हैं और आपका पहला कार्य गोट्स को उनके ग्रेजिंग पैच तक ले जाना होता है। आप घंटों धूप में रहते हैं, ऑलिव ग्रोव्स की मिट्टी में काम करते हैं और आपकी पीठ और कंधों में एक गहरी जानी पहचानी जलन रहती है। शाम को आप अपनी मदर के लिए भारी क्ले जार्स में पानी भरकर घर तक उठाकर लाते हैं। आपके हाथ सख्त और कैलस्ड है, आपके पैर कठोर जमीन की वजह से मजबूत हो गए हैं और आपकी त्वचा बेक दर्द के रंग जैसी हो गई है। आप यह सब बिना सोचे करते हैं, बिना प्रश्न किए। यही जीवन आपके फादर ने जिया था और उनके फादर ने भी। हीरोज और गॉड्स की बड़ी कहानियाँ आपको किसी दूसरी दुनिया की लगती है, सर्दियों की रातों में सुनाई जाने वाली कहानियाँ जिनका आपकी रोजमर्रा की कठिन सच्चाई से कोई संबंध नहीं। लेकिन आज कुछ अलग है। दोपहर का काम समाप्त हो चुका है और विश्राम का एक दुर्लभ घंटा मिला है। आप डेमोस के अन्य लड़कों के साथ एक सूखी क्रीक के पास छाया खोज रहे हैं। एक बहस होती है और जैसे अक्सर होता है वह धीरे धीरे एक चैलेंज में बदल जाती है। लाइकोन, जिसका फादर गांव में सबसे ज्यादा बकरियां रखता है और जो आपसे बड़ा भी है, अपनी स्पीड का घमंड करता है। वो पास की पहाड़ी की चोटी की तरफ इशारा करता है जहाँ एक टेढ़ा सा पुराना ऑलिव ट्री नीले आसमान के सामने खड़ा है। जो सबसे पहले उस ट्रंक को छुएगा वही हम सब में सबसे अच्छा होगा, वो ऐलान करता है। यह बस एक खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप सब अपने पैरों पर कूदकर खड़े होते हैं, आपके अंदर कुछ जाग जाता है। बाकी लड़के युवावस्था की घबराई हुई और थोड़ी अनाड़ी ऊर्जा के साथ दौड़ते हैं, लेकिन आपको अलग महसूस होता है।
आपके पैर जैसे जमीन को छू ही नहीं रहे। वह खड़ी पथरीली चढ़ाई जो आमतौर पर आपको थका देती है अब रुकावट नहीं बल्कि एक चुनौती लगती है। आपके फेफड़े गर्म हवा को आसानी से और ताकत के साथ अंदर खींच रहे हैं। बाकी लड़कों की आवाजें धीरे धीरे पीछे छूट जाती है और उनकी जगह आपके कानों के पास से गुजरती हवा की आवाज आ जाती है। आप सिर्फ दौड़ नहीं रहे, आप जैसे जमीन के ऊपर उड़ रहे हैं। आप उस पुराने ट्री तक पहुंच जाते हैं, लियोन से पूरे 50 कदम आगे, और आपके हाथ उसकी खुरदरी छाल पर पड़ते हैं जबकि वो अभी भी ढलान चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। आपकी सांस भी नहीं खुली है, बस आपके अंदर एक अजीब सी उत्साह भरी ऊर्जा है जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। जब बाकी लड़के हांफते हुए और बड़बड़ाते हुए वहां पहुंचते हैं, तब आप देखते हैं कि कोई और भी आपको देख रहा था। वो डायल्स है, एक बूढ़ा आदमी जिसका बेटा कई साल पहले राइवल सिटी के लुटेरों के साथ एक झड़प में मारा गया था। अब वो खेतों में काम नहीं करता बल्कि दिन भर छाया में बैठकर डेमोस की जिंदगी को देखता रहता है। कहा जाता है कि अपनी युवावस्था में वो कोरिंथ और स्पर्ता तक गया था और उसके अंदर एक ऐसा अधिकार है जो बाकी बुजुर्गों में नहीं है। वो अपनी टेढ़ी उंगली से आपको इशारा करता है। आप सावधानी से उसके पास जाते हैं। उसकी आंखें, जो अक्सर यादों से धुंधली रहती है, आज तेज और साफ है। वो आपको लड़के की तरह नहीं बल्कि आपके शरीर को देख रही है। वो आपके पैरों को देखता है, आपके कंधों को देखता है और आपकी छाती की गहराई को देखता है। तुम गोट हर्डर की तरह नहीं दौड़ते, वो कहता है। उसकी आवाज सूखी और खुरदरी है। तुम स्टैग की तरह दौड़ते हो। तुम्हारी उम्र कितनी है? आप उसे बताते हैं। वो धीरे से सिर हिलाता है और अपनी सफेद दाढ़ी सहलाता है। तुम में एक गिफ्ट है लड़के, गॉड्स का दिया हुआ गिफ्ट। इसे इन धूल भरे खेतों में सूखने देना उनके लिए अपमान होगा। वो उन चीजों की बात करता है जिनके बारे में आपने सिर्फ फुसफुसाहट में सुना है। नामिया के गेम्स, इस्मिया का उत्सव, और वो जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो ओलंपिया शब्द बोलता है। और पहली बार यह किसी मिथ जैसा नहीं लगता, यह एक डेस्टिनेशन जैसा लगता है। उस शाम बाद में आप देखते हैं कि डायल्स आपके फादर से बात कर रहा है, जो एक सख्त और प्रैक्टिकल आदमी है जो जिंदगी को हार्वेस्ट और रेनफॉल से मापता है। वो आपको ऐसे देखता है जैसे पहले कभी नहीं देखा। वो बेटे या मजदूर से आगे कुछ और देखता है। पहली बार उसे एक संभावना दिखती है, एक लेगेसी की संभावना, एक ऐसी ग्लोरी की संभावना जो उसके खेत कभी नहीं दे सकते। बातचीत खत्म होती है। आपका फादर आपके पास आता है, उसके चेहरे पर कठोर निश्चय है। वो आपका कंधा मजबूती से पकड़ता है। कल से तुम्हारे भाई गोट संभालेंगे, वो कहता है। फार्मर की जिंदगी तुम्हारे लिए खत्म हो गई। डायल्स कहता है, तुम्हें टेस्ट किया जाना चाहिए। तुम्हारा असली काम अब शुरू होने वाला है। आप उन पहाड़ियों की तरफ देखते हैं जो अब शाम की बैंगनी रोशनी में डूबी हैं, और आपको एहसास होता है कि वो अब आपकी दुनिया की सीमा नहीं है। वो एक नए और डरावने रास्ते का पहला कदम है। आपके डेमोस से शुरू हुई यह यात्रा शांत पहाड़ियों से उतरकर इंसानों के एक गरजते हुए समंदर में बदल जाती है। जब आप एथेंस के बड़े गेट से गुजरते हैं, तब सिकेडास की आवाज और गोट्स की मिमियाहट वाली आपकी जानी पहचानी दुनिया एक भारी शोर में खो जाती है। पत्थर पर चलती कार्टव्हील्स की गड़गड़ाहट, अगोरा में मर्चेंट्स की लगातार पुकार, और उस शहर का शोर जो कभी आराम नहीं करता। हवा चारकोल स्मोक, अनजाने स्पाइसेस और चारों तरफ से धक्का देती भीड़ के पसीने की गंध से भरी है। आपका फादर आपको सड़कों के उलझे जाल से निकालता है। उसका हाथ आपके कंधे पर मजबूती से है और वो आपको शहर के किनारे बने एक ऊंची दीवारों वाले परिसर तक ले जाता है, एक फेमस जिम्नेजियम। यही अब तुम्हारी नई दुनिया है, वो कहता है। जैसे ही आप गेट के अंदर कदम रखते हैं, आपकी इंद्रियां चौंक जाती है। यह कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है, यह अपने आप में एक दुनिया है। आपके सामने पालिस्ट्रा है, पैक्ड अर्थ का एक बड़ा चौकोर कोर्टयार्ड, जिसके चारों तरफ एक कवर्ड कॉलोनेड है जहां रोब पहने हुए अमीर और उम्रदराज लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। उसके आगे आपको लंबे खुले दौड़ने के मार्ग दिखाई देते हैं जो दूर तक फैले हुए हैं। यहाँ के आदमी पारंपरिक ग्रीक तरीके से अभ्यास करते हैं और उनका शरीर पूरी तरह दिखाई देता है। वे आपसे बड़े हैं, उनके मसल्स अधिक उभरे हुए हैं और उनकी स्किन पुराने स्कार्स और नए स्क्रैचेस का जाल जैसी लगती है। वे ऐसे कॉन्फिडेंस और उद्देश्य के साथ चलते हैं कि आपको खुद छोटा और नरम महसूस होता है, जैसे किसी जायंट्स की दुनिया में एक लड़का खड़ा हो। यहाँ की हवा भी अलग है, ये भारी और घनी है और इसमें एक ऐसी गंध है जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। एक तेज और चिपकने वाली गंध जो जल्द ही आपकी जिंदगी की पहचान बन जाएगी। यह ऑलिव ऑयल की गंध है, बहुत सारा ऑलिव ऑयल जो धूप में गर्म हो रहा है। यह फाइन सैंड और सूखी धूल की गंध है जो दौड़ते पैरों और कुश्ती करते शरीरों से हवा में उड़ रही है। और इन सबके नीचे पुरुष पसीने की तेज धातु जैसी गंध है, लगातार मेहनत की गंध। यहाँ की आवाजें भी उतनी ही अजनबी है। रेसलिंग पिट में फेंके जाते शरीरों की भारी धप की आवाज, पत्थर के वेट्स उठाते आदमियों की गहरी घुटी हुई आवाजें,
हवा को चीरते ब्रॉन्ज डिस्कस की तीखी सीटी जैसी आवाज, और इन सबके बीच ट्रेनर्स की लगातार तेज कमांड्स। आपको ऐसे ही एक आदमी के पास ले जाया जाता है जो अब आपका मास्टर है। वह आपका स्वागत नहीं करता और आपका नाम भी नहीं पूछता। वह बस आपको ध्यान से देखता है, उसकी आंखें कुछ भी नहीं छोड़ती। उसका पहला कमांड बहुत सिंपल है, तुम्हारी ट्रेनिंग अभी शुरू होती है, अपनी ट्यूनिक उतारो। आप उसकी बात मानते हैं और उस सिंपल कपड़े को तह करते हैं जो आपको आपकी पुरानी जिंदगी से जोड़ता था। यहाँ आप फार्मर के बेटे नहीं हैं, यहाँ आप एथलीट हैं और आपका शरीर अब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे तराशा जाएगा। एक दूसरा यूथ जो असिस्टेंट है आपको ऑलिव ऑयल की एक छोटी क्ले फ्लास्क देता है। आप बाकी लोगों को देखते हैं और वही करते हैं जो वे करते हैं। ठंडा गाढ़ा ऑयल अपनी हथेली में डालकर पूरे शरीर पर मलते हैं। इसके बाद आपको फाइन सैंड के एक बड़े बिन के पास ले जाया जाता है और कहा जाता है कि अपने ऑयल लगे शरीर पर हल्की धूल की परत लगा लो। ट्रेनर समझाता है कि इससे पकड़ बेहतर होती है और स्किन भी सुरक्षित रहती है। इसके बाद आपको कई कठिन एक्सरसाइजेस से गुजरना पड़ता है, दौड़ना, कूदना, वजन उठाना, लेकिन यह ट्रेनिंग नहीं बल्कि आपकी क्षमता की कड़ी जांच है। आपके मसल्स जो खेत की मेहनत के आदी थे, इन नए एक्सप्लोसिव प्रयासों पर विरोध करते हैं। जब सब समाप्त होता है तब आप हाफ रहे होते हैं और आपका शरीर ऐसी थकान से कांप रहा होता है जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ। आपको एक स्ट्रिगल दिया जाता है, एक मुड़ा हुआ ब्रॉन्ज का टूल जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। आपको दिखाया जाता है कि इससे स्किन को दबाकर ऑयल, सैंड, स्वेट और डर्ट के बने मोटे पेस्ट को कैसे खुरचा जाता है। यह प्रोसेस कठोर है और आपकी स्किन लाल और कच्ची हो जाती है। जब आप वहाँ खड़े होते हैं, शरीर साफ है लेकिन फिर भी जिम्नेजियम की अनोखी गंध आपसे आ रही है, तब आप दीवार पर टंगे पॉलिश्ड ब्रॉन्ज शील्ड में अपनी परछाई देखते हैं। वह लड़का जो सुबह डेमो से निकला था अब नहीं है। उसकी जगह स्वेट और ऑयल के इस घर में एक नया दुखता हुआ अप्रेंटिस खड़ा है। यह अजीब और कठोर जगह अब आपको अपना बना चुकी है। आपकी नई जिंदगी जल्दी ही एक लगातार मेहनत भरे रिदम में ढल जाती है। बचपन की दुनिया, गोट्स फील्ड्स और आपकी मादा के ब्रेड की खुशबू धीरे धीरे दूर की याद बन जाती है। अब आपकी पूरी जिंदगी एक ही सिद्धांत के आसपास घूमती है, एक शब्द जिसे आपका ट्रेनर बार बार दोहराता है जब तक कि वह आपकी नींद में भी गूंजने न लगे। पोनोज। वह समझाता है कि इसका मतलब सिर्फ पेन या काम नहीं है, यह एक सेक्रेट सफरिंग है। यह वह नोबल मेहनत है जिसके जरिए एक लड़का धीरे धीरे आदमी बनता है और एक आदमी हीरो बनता है। वह कहता है, तुम्हारा शरीर बिना तराशे मार्बल का एक टुकड़ा है। मैं स्कल्प्टर हूँ और मेरे टूल्स हैं थकान और दर्द। पोनोस के जरिए हम तुम्हारे अंदर के नरम और बेकार हिस्सों को हटाएंगे और अंदर छिपे चैंपियन को सामने लाएंगे। अब आपके दिन सन से नहीं बल्कि टेट्रास से मापे जाते हैं, एक 4 दिन का साइकिल जो आपकी मेहनत को तय करता है। पहला दिन प्रिपरेशन और मॉडरेट इंटेंसिटी का होता है, जिसमें शॉर्ट स्प्रिंट्स और हल्की एक्सरसाइजेस होती है। दूसरा दिन हाई इंटेंसिटी का दिन होता है, जिसमें शरीर की सीमाओं पर ब्रूटल हमला होता है और आप कोलैप्स के किनारे तक पहुंच जाते हैं। तीसरा दिन रिकवरी का होता है, लेकिन यह आराम नहीं होता, इसमें धीमी मूवमेंट्स और स्किल्स की प्रैक्टिस होती है। चौथा दिन मीडियम इंटेंसिटी का होता है, जो साइकिल को फिर से शुरुआत की तरफ ले जाता है। यह रिदम लगातार चलता रहता है, कोई हॉलिडेज नहीं है और असली आराम का कोई दिन नहीं, बस साइकिल है और काम है। यह काम खुद एक अजीब मिश्रण है, कच्ची मेहनत और सटीक स्किल का। आप घंटों तक भारी बिना तराशे पत्थरों को उठाते और फेंकते हैं ताकि आपकी पीठ और कंधों में रॉ पावर बन सके। आप नदी के किनारे की नरम गहरी रेत में स्प्रिंट लगाते हैं। यह एक बेहद कठिन एक्सरसाइज है जो पैरों में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बनाती है। आपको बड़े और ज्यादा ताकतवर एथलीट्स के साथ रेसलिंग प्रैक्टिस के लिए जोड़ा जाता है और ज्यादातर समय आप पैलेस्ट्रा की सख्त जमीन पर बेरहमी से पटक दिए जाते हैं। हर गिरावट लेवरेज और ह्यूमिलिटी का एक नया लेसन बन जाती है। आपका ट्रेनर आपको डिस्कस थ्रो की जटिल घूमने वाली मूवमेंट बार बार प्रैक्टिस करवाता है जब तक कि मसल्स उस मूवमेंट को याद न कर ले और आपका दिमाग रेपिटेशन से सुन्न न हो जाए। हर सेशन का अंत एक जैसा होता है, आपका शरीर आराम के लिए चीख रहा होता है और आपका ट्रेनर एक और कोशिश करने का आदेश देता है। जब खाने की बात आती है तो आपको ट्रेडिशनल रास्ते की उम्मीद थी। कई पीढ़ियों से चैंपियन सादगी और सेल्फ कंट्रोल की नींव पर बने थे। आपने सोचा था कि आपका खाना वही होगा जिसे पूरा ग्रीस होलसम मानता है। मोटे बार्ली केक्स जिन्हें मजा कहा जाता है, ताज़ा गोट चीज टाइरोस की टोकरी, मीठे सूखे फिक्स की मुठ्ठियाँ और गाढ़ी रोटी जिसे पतली वाइन में डुबोया जाता है। यह सोफ्रसाइन का खाना था, संतुलन और मॉडरेशन का खाना। यह ऐसा भोजन था जो लीन और मजबूत शरीर बनाता था, भारी शरीर नहीं। और एथलीट्स अपने डिसिप्लिन लाइफस्टाइल पर गर्व करते थे। लेकिन फेड्रोस, आपका ट्रेनर, एक नए और ज्यादा कठोर विचार से जुड़ा है। वह इस ट्रेडिशन का मजाक उड़ाता है
क्या तुम फिलोसफर बनना चाहते हो या विक्टर? वह पूछता है। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा होता है। वह थिंकर्स का खाना है। हम सोच नहीं रहे, हम एक वेपन बना रहे हैं। इसलिए आपका डाइट पूरी तरह बदल जाता है। ग्रीस के बैलेंस्ड ग्रेन बेस्ड मील्स अब मना है। इसके बजाय आपको बहुत ज्यादा मीट खिलाया जाता है, अक्सर गोट या पोर्क के साथ सिर्फ सूखी ब्रेड और कुछ फिग्स। आपका ट्रेनर इस नए मीट डाइट पर विश्वास करता है और कहता है कि अगर तुम्हें बुल का शरीर बनाना है तो लायन की तरह खाना होगा। यह खाना भारी और फीका है, खाने में कोई आनंद नहीं। यह बस अगले पोनोस के सेशन के लिए फ्यूल है। आप सूखा मीट मुश्किल से निगलते हैं, आपका पेट मचलता है और आपको पता है कि आप स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस और पावों के लिए खा रहे हैं। धीरे धीरे लगभग बिना महसूस हुए आपका शरीर बदलने लगता है। फार्म बॉय की पतली मजबूत बनावट की जगह कुछ नया आ रहा है। आपके कंधे चौड़े होने लगते हैं, आपकी छाती गहरी होने लगती है और आपकी जांघों और पीठ पर घनी ताकतवर मसल्स बनने लगती है। जब आप ट्रेनिंग स्टोन्स उठाते हैं तो वे पहले से हल्के लगते हैं। जब आप रेसलिंग करते हैं तो अब आपको उतनी आसानी से नहीं गिराया जाता। आपकी स्किन पर खरोंच और गिरने से बने निशानों के साथ अब मजबूत मसल्स की गांठदार बनावट भी जुड़ जाती है। बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं है, आपका मन भी कठोर हो रहा है। आप अपने अंदर उस आवाज को चुप करना सीखते हैं जो आपको रुकने के लिए कहती है। आप दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि प्रोग्रेस का संकेत मानना सीखते हैं। एक शाम ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप जिम्नेजियम की दीवार पर टंगे ब्रॉन्ज शील्ड में अपनी परछाई देखते हैं। आपका शरीर चोटों से भरा है और ऑयल और धूल की परत से चमक रहा है। हर मसल फाइबर गहरी धड़कती थकान से दर्द कर रहा है, लेकिन उस थकान के बीच आप पहली बार उसे देखते हैं। आकार दिखने लगा है, चौड़े कंधे, मजबूत कोर, मोटी गर्दन। वह उस आदमी की हल्की उभरती आकृति है जो आपको बनना है। ट्रेनर की बातें आपके दिमाग में गूंजती हैं। अब आपको समझ आता है, पत्थर जैसा शरीर बनाने के लिए पहले लोहे जैसी इच्छा बनानी पड़ती है। दर्द का एक उद्देश्य है, यह स्कल्प्टर की छेनी है। वह आदमी जो आपकी रोज की पीड़ा को नियंत्रित करता है, उसका नाम फाइब्रोज है। वह एक फॉर्मर रेसलर है और ये बात उसके शरीर पर साफ लिखी है। स्कार्स का नक्शा, मोटा माथा और एक नाक जो कई बार टूट चुकी है। वह शिकारी जैसी शांत और नियंत्रित चाल से चलता है और उसकी छोटी गहरी आंखें कुछ भी नहीं छोड़ती। फाइब्रोज सिर्फ आपका ट्रेनर नहीं है, वह आपकी जिंदगी का पूरा मास्टर है। वही तय करता है कि आप क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे और कब आपको थोड़ा सा आराम भी मिलेगा। जिम्नेजियम की दीवारों के अंदर उसका शब्द कानून है और उसकी अथॉरिटी पर कोई सवाल नहीं। अब आप सिर्फ अपने फादर के बेटे नहीं रहे, अब आप फाइरोज की क्रिएशन है। उसका प्रोजेक्ट है, उसकी लिविंग स्कल्पचर है। उसका मुख्य सिखाने का टूल एक लंबी दोमुही स्टिक है जो पतली ऑलिव ब्रांच से काटी गई है। ये लगभग हमेशा उसके हाथ में रहती है। यह स्टिक इशारा करने के लिए नहीं है, यह सुधार के लिए है। एक दोपहर जब आप डिस्कस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आपका रिलीज एक पल देर से होता है। ब्रॉन्ज डिस्क जमीन से टकराने से पहले ही स्टिक आपकी पीठ पर तेज चटक के साथ पड़ती है। दर्द बिजली की तरह तुरंत फैल जाता है। कोई चिल्लाना नहीं, कोई लेक्चर नहीं, सिर्फ दर्द और उसकी ठंडी धीमी आवाज। तुम्हारा आर्म तुम्हारे हिप के पीछे चला गया, हिप हील के पीछे चलता है। फिर से आप जल्दी सीख जाते हैं कि परफेक्शन ही एकमात्र स्वीकार्य स्टैंडर्ड है। इससे कम कुछ भी हुआ तो स्टिक का तेज और निष्पक्ष फैसला मिलता है। धीरे धीरे आपको समझ आता है कि उसके तरीके भले ही कठोर हैं, लेकिन उनमें नफरत नहीं है। फाइरोज आपको एगॉन की सच्चाई के लिए तैयार कर रहा है। वह आपको कठोर बना रहा है। उसकी स्टिक की चुभन बॉक्सर के फिस्ट की असली चोट के सामने बहुत छोटी है। आपके मसल्स का दर्द रेसलर की पकड़ में मरोड़े गए जॉइंट की पीड़ा के सामने बस हल्की सी आवाज है। वह आपके दिमाग को शरीर की शिकायतों से अलग होना सिखा रहा है। वह ऐसी इच्छा बना रहा है जो दबाव में टूटे नहीं, और ऐसा फोकस जो कंपटीशन की अफरा तफरी में बिखरे नहीं। हर वार एक लेसन है। हर दर्द जो वह देता है वह डिफीट के बड़े दर्द के खिलाफ एक तैयारी है। लेकिन वह सिर्फ टॉर्मेंटर नहीं है। कभी कभी बहुत कम समय के लिए टायरन पीछे हटता है और मास्टर टीचर सामने आता है। एक रेसलिंग सेशन में आपको एक भारी और ताकतवर अपोनेंट बार बार गिरा रहा होता है। फाइरोज मैच रोक देता है। वह मिट्टी पर आता है और आश्चर्यजनक नरमी से आपकी स्टांस ठीक करता है। तुम उसकी स्ट्रेंथ से लड़ रहे हो, वह धीरे से कहता है। यह मूर्खता है, उसके वेट का इस्तेमाल करो, देखो वह कैसे झुकता है। उसकी स्ट्रेंथ ही उसकी वीकनेस है। फिर वह मूवमेंट दिखाता है बहुत कम एफर्ट के साथ और अपोनेंट की मोमेंटम का उपयोग करके उसे जमीन पर गिरा देता है। उस पल आप ब्रूट के पीछे छिपे आर्टिस्ट को देखते हैं, उस गहरे ब्रिलियंट ज्ञान को जो उसके अंदर है। आप समझते हैं कि उसकी अप्रूवल किसी भी कौन से ज्यादा कीमती है। वह कभी प्रेस नहीं देता। एक परफेक्टली किया गया एक्सरसाइज सिर्फ उसकी खामोशी से मिलता है, और आप उस खामोशी को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने उसकी उम्मीद पूरी की है।
सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो आपको मिल सकता है वह उसका एक छोटा सा लगभग न दिखने वाला नॉड है। फाइरोज का वह छोटा जेस्चर किसी चीयरिंग क्राउड से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। यह संकेत है कि मार्बल का ब्लॉक अब उस शेप में ढलने लगा है जो वह चाहता है। यह संकेत है कि शायद आप उस पोनोस के लायक है जो वह आप पर डालता है। एक दिन लंबी दौड़ के अंत में आप गिर पड़ते हैं, आपके लंग्स जल रहे होते हैं और आपको लगता है कि आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। फाइरोज आपको नहीं मारता, वह बस आपके पास झुकता है, उसकी परछाई आप पर पड़ती है। आराम करो, फिर वह धीरे से कहता है, और जब आराम करो तो घर की यात्रा के बारे में सोचो। सोचो जब तुम अपने फादर से कहोगे कि दर्द बहुत ज्यादा था। सोचो तुम्हारे डेमोस की खामोशी जब वो देखेंगे कि तुम खाली हाथ लौट आए। वह दर्द इस दर्द से ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। वह उठता है और चला जाता है, आपको एक चुनाव के साथ छोड़कर। आप उठते हैं और दौड़ पूरी करते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आता है कि जो कठोर हाथ आपको चला रहा है वही आपको ओलंपिया तक ले जा सकता है। आप उससे डर सकते हैं, अपने सबसे कठिन पलों में शायद उससे नफरत भी करें, लेकिन आप उस पर भरोसा करते हैं, उसके ज्ञान, उसके निर्णय और उसके उद्देश्य पर भरोसा करते हैं। वह आपके सपने का गेट कीपर है और आपको यह गहरी सर्टेनिटी महसूस होती है कि उस गेट से गुजरने के लिए पहले आपको उसकी दुनिया सहनी होगी। इसलिए आप सहते हैं। आप खुद को पूरी तरह उसके कमांड्स के रिदम और पोनोस के अंतहीन साइकिल को सौंप देते हैं। दिन वीक में बदलते हैं, वीक मंथ में बदलते हैं। जिम्नेजियम की दीवारों के बाहर सीजन्स बदलते रहते हैं, लेकिन अंदर आपकी दुनिया में सिर्फ मेहनत और थकान की वही रूटीन है। वह 14 साल का लड़का जो पहली बार गेट से अंदर आया था अब गायब हो चुका है। लगातार मेहनत ने उसे तोड़कर बदल दिया है। उसकी जगह एक आदमी बन चुका है। अब आपकी उम्र 18 साल है और जो आदमी आप बन चुके हैं उसे वह लड़का पहचान भी नहीं पाता जो डेमोस छोड़कर आया था। अब यूथ की नरम रेखाएं गायब हो चुकी है। उन्हें लगातार मेहनत ने तोड़कर उनकी जगह पेंटाथलीट के घने और ताकतवर मसल्स ने ले ली है। आपके कंधे चौड़े हैं, आपके हाथ मोटे चमड़े जैसे कठोर हो चुके हैं और आपका मन जो पहले हार्वेस्टी साधारण चिंताओं से भरा रहता था अब एक फोकस्ड साधन बन चुका है जिसे आपके मास्टर फाइब्रोस की कठोर डिसिप्लिन ने तराश दिया है। अब आप नए नहीं हैं, अब आप लड़के नहीं हैं, आप एक वेपन हैं जो बस खुलने का इंतजार कर रहा है। एक सुबह जिम्नेजियम का परिचित रिदम टूट जाता है। 2 आदमी आते हैं जिनके कपड़े लंबी यात्रा की धूल से ढके हैं। वे एलिस से आए स्पॉन्डोफोरो हैं, सेक्रेट ट्रूस के संदेशवाहक। उनके हाथ में ब्रॉन्ज स्टाफ्स है जो उनकी सेक्रेड अथॉरिटी का प्रतीक है। जैसे ही वे अंदर आते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स पर खामोशी छा जाती है। सारी एक्टिविटी रुक जाती है। रेसलर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, रनर्स रुक जाते हैं और तीखी आवाज वाले ट्रेनर्स भी चुप हो जाते हैं। इन आदमियों की मौजूदगी अपने आप में गहरा सम्मान पैदा करती है। वे पैलेस्ट्रा के बीच में आते हैं और एक हेरल्ड अपना स्टाफ उठाता है। उसकी आवाज प्राचीन औपचारिकता के साथ गूंजती है। यह घोषणा वह पूरे हेलेनिक वर्ल्ड के बड़े शहरों में करेगा। वह गॉड्स की इच्छा घोषित करता है। ओलंपियन जूस के सम्मान में होने वाले महान गेम्स 2 महीने बाद आयोजित होंगे और इस पल से लेकर जब तक आखिरी ट्रैवलर सुरक्षित अपने घर नहीं लौट जाता तब तक एकिकिरिया यानी सेक्रेट ट्रूस लागू रहेगा। यह शब्द हवा में ठहर जाते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। जिस लक्ष्य के लिए आपने इतना सफरिंग सहा था वह अचानक एक वास्तविक तारीख बन जाता है। आपकी जिंदगी के कैलेंडर पर घिरा हुआ दिन। आपके लिए एकिकिरिया सिर्फ एक पॉलिटिकल घोषणा नहीं है, यह एक डिवाइन शील्ड है। इसका मतलब है कि पेलोपोनीस तक जाने वाली लंबी खतरनाक सड़क जो आमतौर पर बैंडिट्स और लड़ते हुए सिटी स्टेट्स के संघर्ष से भरी रहती थी अब जूस की प्रोटेक्शन में है। रास्ते में आपको या किसी भी पिलग्रिम को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा सैक्रिलेज होगा जो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि गॉड्स का भी क्रोध बुलाएगा। हेरल्ड्स के जाने के बाद फाइरोस आपको बाकी एथलीट से अलग ले जाता है। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ आप पर है। उसकी नजर में इस ओलंपिक साइकिल के लिए सिर्फ आप मायने रखते हैं। सच बुलाया जा चुका है, वह धीरे से कहता है, उसकी आवाज सिर्फ आपके लिए है। सेक्रेट पीस शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ थोड़ी और ट्रेनिंग का समय है ताकि हर स्किल सेकंड नेचर बन जाए। उसके बाद हम एलिस की लंबी यात्रा शुरू करेंगे और जजेस के सामने ट्रायल होगा। इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझो। इस पल से लेकर जब तक तुम स्टेडियम में खड़े नहीं होते तब तक कोई भी सांस बेकार नहीं जाएगी और कोई भी मूवमेंट व्यर्थ नहीं होगा। सब कुछ विक्ट्री के लिए होगा। क्या तुम समझते हो? आप सिर हिलाते हैं और उसके शब्दों का भार आप पर उतर जाता है। अब गलती की कोई जगह नहीं है और तैयारी के लिए समय भी कम है। वह दूर का सपना अब एक चलती हुई घड़ी बन गया है। उस रात नींद आसानी से नहीं आती। आपका मन अब पुराने टॉयल पर नहीं बल्कि उस सड़क की धूल पर है जिस पर आप जल्द चलने वाले हैं। जाने का दिन बिना किसी समारोह के आ जाता है। आपका फादर जिम्नेजियम के गेट पर आपसे मिलता है। वह आपको गले नहीं लगाता,
वह बस आपको एक छोटा लेदर पर्स देता है जिसमें सस्ते ठहरने और खाने के लिए कुछ कॉइन्स हैं। इस फैमिली को ऑनर दिलाकर लौटना वह धीमी आवाज में कहता है। यह एक आशीर्वाद भी है और एक बोझ भी। फाइब्रोज अपना पैक कंधे पर रखता है, हल्का सा सिर हिलाता है और पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। आपका ट्रैवलिंग ग्रुप छोटा और आत्मनिर्भर है। आप फाइरोज और एक शांत दुबला असिस्टेंट जिसका नाम लायज है। आप पैदल यात्रा करते हैं। पिलग्रमेज करने वाले एथलीट के लिए यही असली तरीका है। हॉर्स एक जनरल के लिए लक्ष्यूरी है और कठोर पहाड़ी रास्तों पर एक लायबिलिटी। युद्ध का जानवर सेक्रेड यात्रा का साथी नहीं। कॉम्पिटिटर के लिए उसके अपने पैर ही सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट है। यह यात्रा बहुत बड़ी है, लगभग 200 माइल्स की। अनुशासित गति से यह लगभग 2 हफ्ते लेगी। ये एंड्योरेंस की एक अलग परीक्षा है। पहले 3 दिन परिचित जलन के साथ गुजरते हैं जब आप अपने होमलैंड आटिका के मैदानों को पार करते हैं। फिर आप कोरिंथ के महान इस्थमस तक पहुंचते हैं जो संकरी जमीन की पट्टी है और जो आपकी दुनिया को पेलोपोनीस के बड़े पनीनसुला से जोड़ती है। यहाँ सड़क ज्यादा भीड़ भरी हो जाती है क्योंकि मेग्रा और थीबीस से आने वाले ट्रैवलर्स आपसे जुड़ जाते हैं और यह आने वाली विशाल सभा की पहली झलक होती है। इस्थमस पार करने के बाद आपका रास्ता साउथ वेस्ट मुड़ता है और कई और दिनों तक आप अचाया की कठिन पहाड़ी जमीन से गुजरते हैं। यही लगभग 1 हफ्ते की यात्रा के बाद इंसानों की असली नदी बननी शुरू होती है। उत्तर से आने वाली सड़कें जो डेल्फी और थेसली से पिलग्रिम्स ला रही है आपकी सड़क से मिल जाती है। रास्ता धीरे चलने वाली भीड़ भरी धारा बन जाता है। सब लोग पश्चिम की तरफ एक ही सेक्रेड डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। जो हवा पहले प्रकृति की आवाजों से भरी थी अब कई अलग डायलेक्ट्स की आवाजों, कुकिंग फायर्स की गंध और एक साझा उद्देश्य की भावना से भर जाती है। इस भीड़ में चलते हुए आप दूसरे एथलीट्स को देखना सीखते हैं। यह गेम शुरू होने से पहले ही एक खामोश चलती हुई कंपटीशन है। मेस्टन से आए चौड़े कंधों वाले कुछ आदमी जिनकी स्किन आपसे ज्यादा फीकी है गुजरते हुए आपको ध्यान से देखते हैं। फाइब्रोज आर्गोस के एक दुबले मजबूत रनर की तरफ इशारा करता है जो अपनी स्टैमिना के लिए जाना जाता है। देखो वह कैसे चलता है, फाइब्रोज धीरे से कहता है। वह हर मूवमेंट बचाकर करता है। वह डिसिप्लिन्ड है। आप उन्हें देखते हैं और वे आपको देखते हैं। कोई खुली दुश्मनी नहीं है क्योंकि ट्रूस उसे मना करती है, लेकिन अंदर ही अंदर राइवलरी लगातार जलती रहती है। रातें किस्मत पर निर्भर होती हैं। कभी आपको किसी भीड़ भरे फ्लीस से भरे ट्रैवलर्स इनकी फर्श पर जगह मिल जाती है। अधिकतर रातों में आप तारों के नीचे सोते हैं और चारों तरफ इस अस्थायी विशाल समुदाय की आवाजें होती है। ये यात्रा हर आराम छीन लेती है और वही ऑस्टेरिटी और हार्डशिप सिखाती है जो फाइब्रोज ने आपको सिखाई थी। हर गुजरते दिन के साथ लैंडस्केप और भी माइथिक लगता है। हर पहाड़ी दर्रा और हर नदी घाटी की कोई कहानी है, किसी समय के हीरो हेराक्लिस या किसी और लेजेंड से जुड़ी हुई। यह यात्रा अब सिर्फ सफर नहीं रही बल्कि एक सच्ची पिलग्रमेज बन गई है। अब आप सिर्फ एथलीट नहीं रहे, आप एक पिलग्रिम हैं जो एक सेक्रेड जगह के करीब पहुंच रहा है। एक दोपहर फाइब्रोज रुकता है और हराइजन की तरफ इशारा करता है। दूर गर्म हवा में कांपती हुई शहर की दीवारों की हल्की आकृति दिखाई देती है। एलिस वह कहता है, उसकी आवाज शांत है। आपके अंदर डर और राहत दोनों की लहर दौड़ जाती है। आप थके हुए हैं, गंदे हैं और आपके पैर दर्द से भरे हैं, लेकिन आप पहुंच गए हैं। लंबा रास्ता खत्म हो गया है। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है, आपकी योग्यता साबित करने का अंतिम कठोर महीना। आप एलिस के गेट से अंदर जाते हैं और सड़क का उत्सव जैसा शोर तुरंत गायब हो जाता है। उसकी जगह शुद्ध तनाव का माहौल आ जाता है। यह मर्चेंट्स और स्पेक्टेटर्स का शहर नहीं है। इस एक महीने के लिए यह एथलीट्स का शहर है। हवा में ही अलग एनर्जी है, सैकड़ों कॉम्पिटिटर्स की नर्वस एनर्जी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस पल पर लगा दी है। आपको और आपके छोटे ग्रुप को शहर के मुख्य जिम्नेजियम की तरफ भेजा जाता है जो उस जगह से भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसे आप पीछे छोड़कर आए थे। यहाँ आप अब एक व्यक्ति नहीं हैं, आप कई होपफुल्स में से एक हैं। एम्बिशन के समंदर में एक छोटी बूंद। डिस्कस छूने से पहले ही आपको जजेस के सामने बुलाया जाता है जिन्हें हेलानोदिका कहा जाता है। वे एलिस के नोबल फैमिलीज के ऊंचे जन्म वाले आदमी हैं और उनके अंदर लगभग डिवाइन अथॉरिटी का ऑरा है। शानदार पर्पल रोब्स पहने वे शांत बैठते हैं जब आपको उनके सामने लाया जाता है। वे मुस्कुराते नहीं। उनके चेहरे कठोर और अभ्यास किए हुए जजमेंट के मास्क जैसे हैं। उनमें से एक आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपका होम सिटी एक रजिस्टर में लिखता है। दूसरा आपके शरीर को देखता है, लेकिन ट्रेनर की तरह नहीं बल्कि एक प्रीस्ट की तरह जो किसी सैक्रिफाइस एनिमल को देखता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसमें कोई दोष न हो। आप उनकी नजर का भार महसूस करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये आदमी आपके सपने को अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। उनका शब्द अंतिम कानून है। जिंदगी अब एक कठोर और अडिग रूटीन बन जाती है और आपके लिए पहला बदलाव एक बड़ा झटका है। 4 साल तक फाइब्रोज के कमांड में आपने लायन की तरह मीट खाया था ताकि ताकत बढ़ सके, लेकिन यहाँ यह मना है।
जजेस सभी कॉम्पिटिटर्स पर पुराना एस्थेटिक डाइट लागू करते हैं ताकि फेयरनेस और पार्टी बनी रहे। आप सभी एक जैसा सिंपल भोजन खाते हैं, मोटे बार्ली केक्स, फिग्स और चीज। यह ह्यूमिलिटी का संकेत है, जहां हर एथलीट की खास तैयारी को हटा दिया जाता है ताकि सब गॉड्स के सामने एक समान डिसिप्लिन की स्थिति में लौट आए। आपके पेट में डर की एक गांठ बन जाती है। क्या इस सिंपल भोजन पर आपकी पावर कम हो जाएगी? लेकिन फाइब्रोज आपकी चिंता को बस एक नजर से खारिज कर देता है। नींव बन चुकी है, वह बाद में धीरे से कहता है, अब यह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि स्पिरिट की एंड्योरेंस की परीक्षा है। अब आप पूरे हेलेनिक वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन एथलीट से घिरे हैं। रेसलिंग पिट में आप स्पार्टन्स को देखते हैं, जिनके शरीर ऐसे लगते हैं जैसे पत्थर से तराशे गए हों। रनिंग ट्रैक पर आप सिसिली के रनर्स देखते हैं, जो इतने तेज हैं कि जैसे जमीन के ऊपर तैर रहे हों। जो कॉन्फिडेंस आपने धीरे धीरे बनाया था, वह हिलने लगता है। यहाँ आप 200 लोगों में से एक हैं, जो उतने ही मजबूत और उतने ही भूखे हैं जितने आप हैं। एक दोपहर आप एक जैवलिन थ्रोअर को देखते हैं, जिसे आपने रास्ते में देखा था और जज के एक शांत इशारे से खराब परफॉर्मेंस के बाद हटा दिया जाता है। उसका सपना एक पल में खत्म हो जाता है। यह दृश्य आपके अंदर ठंडा और तेज डर पैदा करता है, इसलिए आप आगे बढ़ते रहते हैं। दिन के बाद वही दिन, सूरज उगता है। आप ट्रेनिंग करते हैं जब तक मसल्स फटने जैसा दर्द न करने लगे। आप अपना सिंपल भोजन खाते हैं, आप गहरी नींद में गिरते हैं और फिर वही सब दोहराने के लिए जागते हैं। महीना दर्द, धूल और फोकस की धुंध में बदल जाता है। अब आप अपने घर या अपने अतीत के बारे में नहीं सोचते। अब बस अगली एक्सरसाइज है, अगला कमांड है, अगला राइवल है। जिन लोगों के साथ आप एक हफ्ते पहले ट्रेनिंग कर रहे थे, वे अगले हफ्ते गायब हो जाते हैं। उनके सपने खत्म हो चुके होते हैं। हर डूबते सूरज के साथ होपफुल्स की भीड़ कम होती जाती है और आप हर दिन किसी तरह सर्वाइव करते हैं, अपनी एम्बिशन को चुपचाप मजबूती से पकड़े हुए। फाइब्रोज आपकी शैडो बना रहता है, अपनी आँखों से आपको गाइड करता है और शाम को धीमी अर्जेंट सलाह देता है। और फिर जब पूरी जिंदगी की मेहनत 30 दिनों में सिमट जाती है, तब उस महीने का आखिरी दिन आ जाता है। बचे हुए सभी एथलीट्स को मेन कोर्टयार्ड में इकट्ठा किया जाता है। गहरी खामोशी छा जाती है जब चीफ जजेस में से एक आगे आता है। उसके हाथ में पपायरस स्क्रॉल है। वह उन लोगों के नाम पढ़ना शुरू करता है जिन्हें ओलंपिया जाने के योग्य माना गया है। हर नाम के साथ एक आदमी की राहत की धीमी आवाज और कई दूसरे लोगों की निराशा की लहर उठती है। सूची कभी बहुत लंबी लगती है और फिर अचानक बहुत छोटी। आप अपनी सांस रोक लेते हैं, आपका दिल आपकी पसलियों से टकरा रहा होता है और फिर आप सुनते हैं अपना नाम। वह आवाज इतनी भारी लगती है कि एक पल के लिए दुनिया शांत हो जाती है। आप बच गए हैं। आप फाइरोज की तरफ देखते हैं और वह बस एक तेज छोटा सा नॉट देता है। यह उसकी तरफ से मिला सबसे बड़ा प्रेज है। परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब आप सच में एक ओलंपियन हैं। चयन के बाद की वह रात किसी भी रात जैसी नहीं होती जो आपने पहले जानी हो। पूरे महीने से एलिस शहर पर छाया हुआ भारी तनाव आखिर टूट जाता है। आपके और उन बाकी आदमियों के बीच एक शांत थकी हुई कैमराडरी आ जाती है जिन्हें योग्य माना गया है। आज रात आप राइवल नहीं हैं, आप सर्वाइवर्स हैं। आप थीबीस के एक रेसलर के साथ पानी मिलाई हुई वाइन की फ्लास्क साझा करते हैं, जिसे आप कल तक अपना दुश्मन मानते थे। आप सिसिली के तेज रनर के साथ चुपचाप सम्मान भरा नॉट करते हैं। आप सब एक ही आग से गुजर कर आए हैं और अब आप सबके बीच एक नया अनकहा बंधन बन गया है, चोजन की ब्रदरहुड। प्रोसेशन सुबह शुरू होता है। ये धीमा, गंभीर और शानदार दृश्य है। सबसे आगे हेला नौदिका चलते हैं। उनके पर्पल रोब्स उनकी सेक्रेड अथॉरिटी को दिखाते हैं। उनके पीछे आप और बाकी एथलीट्स चलते हैं। हेलेनिक वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन शरीरों की एक लंबी प्रोसेशन जो दौड़ की जल्दी में नहीं बल्कि धार्मिक पिलग्रिमेज की शांत चाल में आगे बढ़ती है। फाइरोज आपके पास चलता है। उसकी कठोरता की जगह अब गंभीर खामोशी है। अब वह आपका टॉर्मेंटर मास्टर नहीं बल्कि इस अंतिम सेक्रेड यात्रा में आपका गाइड है। एलिस से ओलंपिया तक जाने वाला रास्ता सेक्रेड वे कहलाता है और हर कदम के साथ आप उसका महत्व महसूस करते हैं। पहले दिन यह यात्रा एक सेक्रेड स्प्रिंग पर रुकती है जो जमीन से साफ पानी के साथ निकलती है। यहाँ प्यूरिफिकेशन रिचुअल होता है। एक एक करके आप और बाकी एथलीट्स उस ठंडे साफ पानी से अपने हाथ और चेहरा धोते हैं। यह एक प्रतीक है कि ट्रेनिंग की साधारण दुनिया की धूल को धोकर अब आप खुद को गॉड्स के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर रहे हैं। यह सिंपल एक्ट आपके मन को केंद्रित कर देता है और बाकी बचे डर को हटाकर उसकी जगह एक गहरी पर्पस की भावना भर देता है। दिन सेक्रेड वे के किनारे तय किए गए एक पड़ाव पर खत्म होता है और सूरज ढलते ही कैंप लगाया जाता है। यहाँ कोई राइवलरी नहीं है, बस सैकड़ों आदमियों की धीमी आवाजें हैं जो अपनी यात्रा के अंतिम हिस्से के लिए तैयारी कर रहे हैं। हवा में थकान और तेज एक्साइटमेंट का अजीब मिश्रण है। फाइब्रोज आपके साथ एक छोटे से फायर के पास बैठता है और टेक्निक की नहीं बल्कि माइंडसेट की बात करता है।
कल तुम ग्रोव देखोगे, वह कहता है। अपने औ को यह मत करने देना कि तुम भूल जाओ कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम स्पेक्टेटर नहीं हो, तुम एक ऑफरिंग हो। उस रात आप कठोर जमीन पर सोते हैं, अपने लक्ष्य के पहले से ज्यादा करीब, और ग्लोरी के सपने गॉड्स के डर से जूझते रहते हैं। दूसरे दिन की पहली रोशनी के साथ प्रोसेशन फिर शुरू होता है। आखिरी माइल्स अलग महसूस होते हैं। पिछली रात की एंटिसिपेशन अब तेज धार बन चुकी है। रास्ता धीरे धीरे नरम पहाड़ियों के बीच से गुजरता है, जहाँ प्राचीन सिल्वर लीफ वाले ऑलिव ट्रीज छाया देते हैं। हवा में खुद बदलाव महसूस होता है, एक गहरी शांति, जैसे आप किसी महान और प्राचीन शक्ति के पास पहुंच रहे हो। फिर रास्ते के आखिरी मोड़ से गुजरते ही घाटी सामने खुल जाती है। आप रुक जाते हैं और आपकी सांस गले में अटक जाती है। यह ओलंपिया है। यह इंसानों का शहर नहीं, बल्कि गॉड्स का सैंक्चुरी है। सब कुछ पर हावी है ज़ूस का विशाल टेम्पल, जिसकी बनावट इतनी बड़ी और संतुलित है कि लगता है जैसे इंसानों ने नहीं बनाया। पास में हेरा का छोटा और ज्यादा प्राचीन टेम्पल दिखाई देता है, और अलग अलग सिटी स्टेट्स के स्टोन ट्रेजरीज की कतारें। और इनके बीच में कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक विशाल गहरा माउंट है। ज़ूस का ऑल्टर, जो सदियों से काउंटलेस सैक्रिफाइसेस की राख से बना है। पूरा ग्रोव जैसे किसी अदृश्य शक्ति से गूंज रहा है। सारी कहानियाँ, सारी पीड़ा और पोनोस के साल इस एक पल में सिमट जाते हैं। यह सब सच है। फाइब्रोस आपके कंधे पर भारी हाथ रखता है। यही है वह कहता है। उसकी आवाज में वह रेवरेंस है जो आपने उससे पहले कभी नहीं सुनी। इसी के लिए तुमने खून और पसीना बहाया है। आप ओलंपिया के सेक्रेड हार्ट आल्टिस में पहला कदम रखते हैं। पैरों के नीचे की जमीन अलग लगती है, जैसे हिस्ट्री और डिविनिटी से भरी हो। दुनिया की आवाजें धीमी हो जाती है और उनकी जगह गहरी खामोशी आ जाती है। आपने इंसानों की दुनिया पीछे छोड़ दी है। अब आप गॉड्स के क्षेत्र में हैं, और इसी होली ग्राउंड पर आपकी अंतिम डेस्टिनी तय होगी। ओलंपिया में प्रवेश करते समय जो आपने महसूस किया था, वह अब शांत नर्वस रेवरेंस में बदल जाता है। आश्चर्य के लिए ज्यादा समय नहीं है। आपको और बाकी एथलीट्स को जल्दी ही तय क्वार्टर्स में भेज दिया जाता है। विशाल टेम्पल्स और पुराने विक्टर्स की काउंटलेस स्टैचूज आपकी आंखों के सामने से गुजरती हैं। वे वही लेजेंड्स हैं जो आपसे पहले आए थे। उनकी ग्लोरी समय में स्थिर है, और आप उनके लेगेसी का भारी भार महसूस करते हैं। अब आप सिर्फ यात्रा पर निकला एथलीट नहीं है, आप एक प्राचीन सेक्रेट चेन की कड़ी हैं, और उस चेन की ड्यूटीज तुरंत शुरू हो जाती है। आपके आने वाले दिन का सूरज ढलने से पहले ही एक हेरल्ड आपको और बाकी क्वालिफाइड ओलंपियंस को बुलाता है। आपको स्टेडियम या ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं, बल्कि बुल्यूटेरियन की तरफ ले जाया जाता है, जो ओलंपिया का काउंसिल हाउस है। यह सेलिब्रेशन की जगह नहीं, बल्कि एक गंभीर बिल्डिंग है जहाँ गेम्स का ऑफिशियल काम होता है। अंदर हवा ठंडी है और उसमें पुराने इंसेंस की गंध है, और कुछ और ज्यादा आदिम। आपकी नजर तुरंत उस स्टैचू पर जाती है जो पूरे रूम पर छाया है। यह ज़ूस है, लेकिन वैसा मजेस्टिक बैठे हुए किंग जैसा नहीं, जैसा आपने दूसरे टेम्पल्स में देखा था। यह ज़ूस हॉकियोस है, ओथ का कीपर। वह ब्रॉन्ज में बना एक भयानक रूप है जो दोनों हाथों में थंडरबोल्ट पकड़े खड़ा है, और उसके चेहरे पर डिवाइन फ्यूरी की कठोर झलक है। यह स्टैचू सिर्फ एक उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि कोई भी आदमी जो अपनी वाव तोड़ने का सोचे, उसके दिल में डर भर जाए। स्टैचू के पैरों के पास आपकी सांस रुक जाती है, क्योंकि आप देखते हैं कि प्रीस्ट्स ने अभी अभी एक वाइल्ड बो की सैक्रिफाइस की है, और उसके ताजे कटे हुए टुकड़े जमीन पर पड़े हैं। खून की तेज धातु जैसी गंध इंसेंस को चीरते हुए हवा में फैल जाती है। यह सिर्फ सैक्रिफाइस नहीं है, ये एक चेतावनी है। जैसे इस जानवर को टुकड़ों में काटा गया है, वैसे ही गॉड्स उस आदमी को नष्ट कर देंगे जो इस पवित्र स्थान पर झूठी ओथ लेगा। आप बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ खड़े हैं। माहौल तनाव से भरा और भयानक खामोश है। आप पास में खड़े फाइब्रोस को देखते हैं। उसका चेहरा पत्थर जैसा कठोर है, और फिर भीड़ के बीच आपको एक और जाना पहचाना चेहरा दिखता है, आपके फादर। वह खुद लंबी यात्रा करके यहाँ आए हैं। उनके चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों है, क्योंकि अब उनके फैमिली का ऑनर दाव पर है। वह आपको एक कठोर सा नोट देते हैं। आपके फादर और आपके ट्रेनर दोनों की मौजूदगी इस पल की गंभीरता को और भारी बना देती है। यही वह जगह है जहां गॉड्स के नियम इंसानों के नियमों पर रखे जाते हैं। एक हेरल्ड आपको और कुछ कॉम्पिटिटर्स को आगे बुलाता है। आप स्टैचू के पास जाते हैं। आपका दिल पसलियों से टकराते हुए जोर से धड़क रहा होता है। आपको कहा जाता है कि आप अपने हाथ उस सैक्रिफाइस्ड बो के खून से भीगे अभी भी गर्म टुकड़ों पर रखें। उसका स्पर्श झटका देने वाला है और फेलियर की ब्रूटल सजा की सीधी याद दिलाता है। उस सैक्रिफाइस पर हाथ रखकर आपको प्रीस्ट द्वारा बोले गए सेक्रेड ओथ के शब्द दोहराने होते हैं। आप ज़ूस से शपथ लेते हैं कि आपने गेम से पहले पूरे 10 महीने ईमानदारी से ट्रेनिंग की है। आप शपथ लेते हैं कि आप ऑनर के साथ कम्पीट करेंगे और जीत के लिए ब्राइबरी, ट्रिकरी या कोई फाउल प्ले नहीं करेंगे। ये शब्द आपके मुंह में भारी लगते हैं, जैसे हर शब्द एक नई जंजीर हो।
आप गॉड्स के किंग के साथ एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर रहे हैं, जो इस ओथ का विटनेस और एनफोर्सर है। जब आप ओथ पूरी कर लेते हैं तो पीछे हटते हैं, लेकिन सेरेमनी अभी खत्म नहीं हुई। अब आपके फादर और फाइरोज को आगे आना होता है। वे भी सैक्रिफाइस पर हाथ रखते हैं और अपनी ओथ लेते हैं कि आप एक प्योर कॉम्पिटिटर हैं। जिम्मेदारी अब साझा हो जाती है। अगर आप चीटिंग करते हैं तो सिर्फ आप नहीं, बल्कि आपका फैमिली और आपका मास्टर भी डिसग्रेस और डिवाइन पनिशमेंट झेलेगा। आखिर में आप उस अंधेरे डरावने ब्लूटेरियन से बाहर निकलते हैं और फिर चमकती धूप में आते हैं। दुनिया वैसी ही दिखती है, लेकिन आप खुद को बदल हुआ महसूस करते हैं। आपकी आत्मा के चारों ओर एक सेक्रेड और डरावना बंधन बंध चुका है। अब गेम्स सिर्फ मसल और स्किल की कंपटीशन नहीं रहे। अब यह आपकी पार्टी और ऑनर की परीक्षा है, जो सीधे गॉड्स की नजर के सामने हो रही है। जीत का रास्ता साफ है, लेकिन चीटिंग की सजा अब सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, वह पूरी और डिवाइन डिस्ट्रक्शन है। ओथ के अगले दिन सुबह एक नई एनर्जी के साथ आती है। ओपनिंग की सेक्रेट टेंशन अब एक शोर भरी एक्साइटमेंट में बदल चुकी है। आज आपके अपने कॉन्टेस्ट सभी शुरू नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ समय के लिए आप और बाकी एथलीट स्पेक्टेटर्स हैं। लोगों की एक विशाल नदी सेक्रेट ग्रोव से बाहर बह रही है और आप भी उसके साथ बहते चले जाते हैं। आपको एक आवाज खींचती है, जो पहले धीमी गूंज होती है और फिर एक बहरे कर देने वाली रोर में बदल जाती है। वह आवाज आपको आल्टिस के बाहर फैले एक विशाल खुले मैदान की ओर खींचती है, जिसे हिपोड्रोम कहा जाता है। आपने कभी इतना बड़ा दृश्य नहीं देखा। ये पत्थर का स्टेडियम नहीं, बल्कि पैक्ड अर्थ का एक विशाल लंबा ट्रैक है, जिसके दोनों ओर प्राकृतिक पहाड़ियां हैं और उन पर हजारों लोग भरे हुए हैं। हवा धूल और हॉर्सेस की गंध से भरी है और चारों तरफ चिल्लाते, इशारे करते और बेट्स लगाते स्पेक्टेटर्स का समुद्र है। यही पहला और सबसे महंगा कॉन्टेस्ट होता है। यह रिच लोगों की दुनिया है। फाइब्रोज आपको ढलान पर एक जगह खड़ा करता है और आप टीम्स को तैयार होते देखते हैं टेथ्रिपॉन के लिए, यानी 4 हॉर्स चैरियट रेस। चैरियट्स बहुत हल्के हैं, बस 2 पहियों पर छोटे लकड़ी के प्लेटफॉर्म्स, जिन पर उनके ओनर्स के सिंबल्स बने हैं। हॉर्सेस शानदार और ताकतवर हैं, ग्रीस की सबसे अच्छी ब्रीडिंग लाइन से आए हुए। उनके मसल्स नर्वस एनर्जी से कांप रहे हैं और उनके हार्नेस ब्रॉन्ज की चमक से चमक रहे हैं। फाइब्रोज एक टीम की तरफ इशारा करता है। वह सिरैक्यूज के एक नोबलमैन की है, वह कहता है। उसकी आवाज में हल्का सा सम्मान और व्यंग्य दोनों है। और वह दूसरी एथेंस के एक जनरल की है। वे खुद अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। वे ड्राइवर्स को हायर करते हैं, लेकिन अगर चैरियट जीतता है तो ऑलिव रीथ और ग्लोरी ऑनर को मिलती है। आप ड्राइवर्स को देखते हैं, दुबले मजबूत आदमी जिनके चेहरे पूरी फोकस की कठोर मास्क जैसे हैं। उनकी किस्मत है कि वे किसी दूसरे आदमी के ऑनर के लिए अपनी जान जोखिम में डालें। आप ध्यान से देखते हैं जब टीम्स को एक चतुर स्टार्टिंग गेट में लगाया जाता है, जिसे हिपाफेसिस कहा जाता है। यह जहाज के आगे के हिस्से जैसी बनी एक बड़ी स्ट्रक्चर है, जिसमें हर चैरियट के लिए अलग स्टॉल है। जैसे ही ट्रम्पेट बजता है, रोप्स का एक जटिल सिस्टम क्रम से नीचे गिराया जाता है। पहले पीछे वाले चैरियट्स को छोड़ा जाता है, फिर आगे वालों को, ताकि सबको एकदम फेयर स्टार्ट मिले। जैसे ही आखिरी गेट गिरता है, भीड़ एक ही पल में बहरे कर देने वाली रो के साथ फट पड़ती है। रेस संगठित केओस का विस्फोट बन जाती है। 40 घोड़ों के खुरों की गड़गड़ाहट जमीन को हिला देती है जिस पर आप खड़े हैं। हल्के चैरियट्स उबड़ खाबड़ ट्रैक पर उछलते और फिसलते हैं और धूल का घना बादल हवा में उठ जाता है। असली परीक्षा ट्रैक के दूर वाले सिरे पर होती है, जहां पोस्ट के चारों ओर एक तेज 180 डिग्री टर्न है। यही स्किल, ब्रेवरी और लक टकराते हैं। दूसरे लैप पर आप दुर्घटना देखते हैं। एक ड्राइवर टर्न बहुत तेज काट देता है। उसके चैरियट का व्हील पोस्ट से टकराता है और पूरा व्हीकल टूटकर लकड़ी के टुकड़ों में बिखर जाता है। ड्राइवर हवा में उछल जाता है और पीछे से आता एक और चैरियट समय पर मुड़ नहीं पाता और उसके गिरे हुए हॉर्सेस से टकरा जाता है। टूटती लकड़ी की आवाज और घोड़ों की चीख भीड़ की रोर को चीर देती है। वह एक भयानक हिंसक पल है। फाइब्रोस आपको ट्रैक की लेजेंड्स के बारे में बताता है। वह जगह जिसे टैरक्सिपस कहा जाता है, यानी हॉर्स फ्राइटनर कहा जाता है, वहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो हॉर्सेस को डरा देती है और सबसे भयानक क्रैशेस कराती है। आप ड्राइवर्स को अपने शक्तिशाली हॉर्सेस से जूझते देखते हैं। उनके शरीर तने हुए हैं और उनके हाथों की पकड़ सफेद हो गई है, क्योंकि वे 4 दौड़ते हॉर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जीत के लिए पागल है। रेस के अंत में एक विक्टर आगे निकल जाता है और फिनिश लाइन पार करते ही भीड़ खुशी से चीख उठती है। लोग मैदान में उतर आते हैं और उस अमीर ऑनर को घेर लेते हैं, जो पहले से ही अपनी जीत मना रहा है। ड्राइवर, जो घायल, पसीने से भीगा और धूल से ढका है, मुश्किल से ध्यान में आता है, जबकि वह अपने थके हुए हॉर्सेस को शांत कर रहा होता है। आप हिप्पोड्रोम छोड़ते हैं और भीड़ की रोर अभी भी आपके कानों में गूंज रही है। यह वेल्थ और डेंजर का भव्य और डरावना स्पेक्टिकल था, लेकिन यह आपकी दुनिया नहीं है।
आपकी ग्लोरी खरीदी नहीं जा सकती और आपकी विक्ट्री किसी दूसरे के हाथों से नहीं जीती जा सकती। देखने का समय खत्म हो चुका है। जल्द ही आप अपने अरीना में उतरेंगे, स्टेडियम में जहां सिर्फ आपके अपने 2 हाथों और 2 पैरों की ताकत और स्किल मायने रखेगी। आप हिप्पोड्रोम पीछे छोड़ते हैं और शांत गंभीर डर के साथ महान स्टेडियम की ओर चलते हैं। घोड़ों की दौड़ का शोर अब एक अलग तरह की भीड़ की गूंज में बदल जाता है। जब आप उस सांच टनल से गुजरते हैं जो मैदान तक ले जाता है, जिसे क्रिप्ट कहा जाता है, तब आप ठंडी छाया से निकलकर एक विशाल खुले स्थान में आते हैं। पैक्ड अर्थ का लंबा रेक्टेंगल जिसके दोनों ओर घास की ढलानों पर हजारों स्पेक्टेटर्स बैठे हैं। यही वह जगह है जिसके बारे में आपने सालों तक सपना देखा और डर महसूस किया। हवा गर्म है और भीड़ का आकार इंसानों की एक जीवित दीवार जैसा लगता है। छिपने की कोई जगह नहीं है। आप बाकी पेंटाथलीट्स के साथ अपनी जगह लेते हैं। आप कुल 20 हैं, पूरे हेलेनिक वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन ऑल अराउंड कॉम्पिटिटर्स। आप उस विशाल थीबन को पहचानते हैं जिसे आपने रास्ते में देखा था, एक रेसलर जिसकी भारी ताकत दूर से महसूस होती है। आप आर्गोस के उस लीन टाफ रनर को देखते हैं और कोरिंथ के उस आत्मविश्वासी चैंपियन को भी। फाइब्रोस आपको आखिरी बार देखता है, उसकी नजर सीधे आपकी आंखों में धंस जाती है। अपनी ट्रेनिंग याद रखो, वह बस इतना कहता है। भीड़ असली नहीं है, बाकी आदमी असली नहीं है, सिर्फ निशाना है। मत सोचो, बस रिएक्ट करो। एक जज पहला डिसिप्लिन शुरू करने का संकेत देता है, डिस्कस थ्रो। कोरिंथ का एक कॉम्पिटिटर आगे आता है जिसकी छाती वाइन बैरल जैसी चौड़ी है। वह पूरी ताकत से घूमता है, उसका शरीर नियंत्रित हिंसा की तरह घूमता है और भारी ब्रॉन्ज डिस्कस हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर जोर से जमीन पर गिरता है। भीड़ धीमी स्वीकृति की आवाज करती है। मार्क तय हो चुका है। एक एक करके आपके राइवल्स अपनी बारी लेते हैं। हर थ्रो इरादे का बयान है। थीबन अपनी ब्रूट फोर्स से खेलता है, उसका थ्रो कोरिंथियन से थोड़ा छोटा रहता है। आर्गोस का रनर ज्यादा ग्रेस से खेलता है, ताकत से नहीं। उसका मार्क अच्छा है लेकिन डराने वाला नहीं। फिर आपकी बारी आती है। आप स्टार्टिंग लाइन तक चलते हैं। ब्रॉन्ज डिस्कस का वजन आपके हाथ में ठंडा और भारी लगता है। आपको हजारों आंखों का एहसास होता है जो आपको देख रही हैं, जैसे वह आपके शरीर पर एक भार बन गई हो। आप उन्हें अपने मन से बाहर निकालते हैं। आपको फाइरोस के साथ बिताई अनगिनत दोपहरें याद आती हैं। गलत रिलीज पर उसकी स्टिक की चुभन, वह मसल मेमोरी जो उसने आप में गहराई से बैठा दी थी। आप एक गहरी सांस लेते हैं, अपना स्पिन शुरू करते हैं और मसल मेमोरी को काम करने देते हैं। आपका शरीर खुद जानता है क्या करना है। आप रिलीज करते हैं। डिस्कस घूमता हुआ ब्रॉन्ज सूरज की तरह हवा में उड़ता है और कोरिंथियन के मार्क से थोड़ा आगे जाकर गिरता है। आपके अंदर राहत की एक शांत लहर दौड़ जाती है। फिलहाल आप लीड में हैं, लेकिन संतोष का समय नहीं है। जजेस तुरंत आपको दूसरे इवेंट की ओर भेजते हैं, लॉन्ग जंप, जिसे हलमा कहा जाता है। यह फील्ड इवेंट्स में सबसे टेक्निकल है, रिदम और कोऑर्डिनेशन की असली परीक्षा। आप सबको 2 हाल्टियर्स दिए जाते हैं, क्रेसेंट आकार के पत्थर के वेट्स जो छोटे मेलन जितने भारी हैं। एक फ्लूट प्लेयर धीमी रिदम में धुन बजाने लगता है जो आपके अप्रोच की टाइमिंग तय करने के लिए है। कोरिंथियन जो अपनी लीड वापस लेना चाहता है पहले जाता है। वह वेट्स को ताकत से स्विंग करता है, लेकिन उसकी टाइमिंग बिगड़ जाती है। लैंडिंग पर वह लड़खड़ा जाता है और जंप साधारण रह जाता है। भीड़ निराशा में कराहती है। फिर थीबन अपनी बारी लेता है। वह भारी पत्थरों की मदद से अपने विशाल शरीर को आगे फेंकता है और जोरदार धप के साथ जमीन पर उतरता है। उसका मार्क प्रभावशाली है। अब दबाव फिर आप पर है। आप लाइन पर खड़े होते हैं। पत्थरों का वजन हाथों में भारी लगता है। फ्लूट की धुन दूर सी लगती है। आपको सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। आप वेट्स को आगे पीछे स्विंग करना शुरू करते हैं, मोमेंटम बनाने के लिए। आपको फिडाइरोस की आवाज याद आती है, पत्थरों को तुम्हें खींचने दो, उनसे लड़ो मत। सही पल पर आप खुद को आगे फेंकते हैं। जंप करते समय पत्थरों को आगे थ्रस्ट करते हैं और हवा में उन्हें जोर से पीछे खींचते हैं, जिससे आपका शरीर और आगे बढ़ता है। आप सैंड पिट में जोर से उतरते हैं, थोड़ा लड़खड़ाते हैं, लेकिन खड़े रहते हैं। आप सांस रोके इंतजार करते हैं। जब जज मार्क देखता है, वह सीधा खड़ा होता है और भीड़ की ओर देखता है। आपका जंप थीबन से लंबा है। आप अभी भी लीड में हैं। जब आप कॉम्पिटिटर्स एरिया की ओर लौटते हैं, तो देखते हैं कि 2 एथलीट्स को जजेस शांत इशारे से हटा देते हैं। पहले 2 इवेंट्स में उनका प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था, वे आगे नहीं बढ़ेंगे। कंटेंडर्स की संख्या कम होती जा रही है। आप बच गए हैं, लेकिन अब जैवलिन अगला इवेंट है और यह आपकी सबसे कमजोर डिसिप्लिन है। लीड का आनंद लेने का समय नहीं है। जजेस बचे हुए एथलीट्स को स्टेडियम के दूर वाले हिस्से में ले जाते हैं। अब आप 12 लोग बचे हैं तीसरे इवेंट के लिए, जैवलिन थ्रो, जिसे एकॉन कहा जाता है। आपके पेट में ठंडी गांठ बन जाती है। यही वह डिसिप्लिन है जिससे आप डरते हैं।
आपका शरीर डिस्कस की पावर और जंप की एक्सप्लोसिव कोऑर्डिनेशन के लिए बना है। जैवलिन अलग है। यह प्योर टेक्निक का खेल है, फ्लूइड ग्रेस की परीक्षा जो आपके शक्तिशाली शरीर में हमेशा ऑकवर्ड लगी है। फाइब्रोज की आवाज आपके मन में गूंजती है हजारों कठिन प्रैक्टिस सेशन से। इसे मजबूर मत करो, इसे गाइड करो, इसे उड़ने दो। आपको एल्डरवुड का पतला जावलिन दिया जाता है, लगभग आपकी ऊंचाई जितना, और उसके सिरे पर छोटा ब्रॉन्ज टिप है। असली रहस्य एंकाइल है, एक पतली लेदर थॉन्ग जो शाफ्ट के बीच में लिपटी है। आप दूसरों को देखते हैं। विशाल थीबन जो आपका मुख्य राइवल है, ब्रूट फोर्स से ठगता है। उसका जावलिन हवा में डगमगाता है और निराशाजनक दूरी पर गिरता है। वह रेसलर है और यह साफ दिखता है। इससे आपको थोड़ी उम्मीद मिलती है। लेकिन फिर कोरिंथ का चैंपियन आगे आता है। उसकी मूवमेंट्स किसी डांसर जैसी है। वह छोटी रिदमिक दौड़ लेता है और उसकी उंगलियां एंकाइल में सटीक तरीके से फंसी होती है। जैसे ही वह फेंकता है, लेदर थॉन्ग खुलती है और जावलिन को घुमाती हुई तेज आवाज के साथ आगे भेजती है। वह परफेक्ट स्थिरता के साथ गर्म हवा में दूर तक उड़ता है और जमीन में बहुत दूर जाकर धंस जाता है। भीड़ जोर से चिल्लाती है। उसका मार्क विशाल है। अब दबाव पूरी तरह आप पर है। आपको कोरिंथियन के थ्रो को हराना नहीं है, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन आपको इतना अच्छा मार्क बनाना होगा कि आप अभी भी शीर्ष कंटेंडर्स में बने रहें। आप लाइन पर खड़े होते हैं, आपकी हथेलियां पसीने से भीगी हैं। जैसे ही आप शाफ्ट पकड़ते हैं और लेदर थॉन्ग को उंगलियों में लपेटते हैं, आपको वही पुरानी ऑकवर्डनेस महसूस होती है। आप आंखें बंद कर लेते हैं और भीड़ को बाहर कर देते हैं। थीबन, कोरिंथियन, सब गायब। आपके मन में सिर्फ फाइब्रोज की छवि है। आपको उसकी अनगिनत करेक्शंस याद आती हैं। आप दौड़ शुरू करते हैं, रिदम महसूस करने की कोशिश करते हुए उसे मजबूर नहीं करते। आप थ्रो करते हैं। जावलिन आपके हाथ से साफ निकलता है और सही तरह घूमता हुआ आगे उड़ता है। यह सबसे सुंदर थ्रो नहीं है, यह सबसे लंबा भी नहीं है, लेकिन यह सीधा उड़ता है और एक मजबूत सम्मानजनक मार्क पर गिरता है। आप असफल नहीं हुए, आप बच गए हैं। जजेस मार्क्स देखते हैं और कुछ और एथलीट्स को हटा दिया जाता है। उनके कंधे हार के बोझ से झुके हुए हैं। अब मैदान में सिर्फ 5 आदमी बचे हैं। रेसलिंग फाइनल से पहले आखिरी क्वालिफाइंग इवेंट है स्टेडियम रेस, एक तेज फ्यूरियस स्प्रिंट जो पूरे स्टेडियम की लंबाई तक दौड़ी जाती है। आप बैलबीस पर जाते हैं, पत्थर की स्टार्टिंग लाइन, और अपने नंगे पैर उन ग्रूव्स में रखते हैं जो रनर्स के लिए काटे गए हैं। आपके मसल्स भारी हैं। 3 फील्ड इवेंट्स की थकान से चिल्ला रहे हैं। आपके पास आर्गोस का रनर खड़ा है, लीन और टफ स्पेशलिस्ट। दूसरी तरफ विशाल थीबन ऑकवर्ड स्टार्टिंग पोजीशन में झुकता है। उसका शरीर स्पीड के लिए नहीं बल्कि ग्रैपलिंग के लिए बना है। यह परीक्षा है कि आपके अंदर कितना बचा है। एक जज अपना हाथ उठाता है, फिर तेज आवाज के साथ नीचे लाता है। आप लाइन से फट पड़ते हैं। जमीन आपके पैरों के नीचे उड़ती है। भीड़ की आवाज एक लगातार दीवार बन जाती है। आप फॉर्म के बारे में नहीं सोचते, बस फिनिश लाइन के बारे में। मिट्टी में खींची एक साधारण रेखा जो अब दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज लगती है। आर्गोस का रनर धुंधला सा आगे निकल जाता है, जैसा सबने उम्मीद की थी, लेकिन आप उसके ठीक पीछे हैं। आपके लंग्स आग की तरह जल रहे हैं और आप अपनी थकी हुई बॉडी को सिर्फ इच्छा शक्ति से आगे धकेलते हैं। आप लाइन दूसरे स्थान पर पार करते हैं। कोरिंथियन तीसरे पर आता है। थीबन आखिरी में भारी कदमों से पार करता है। उसके चेहरे पर कठोर प्रयास की छाया है। आप झुककर खड़े हैं, हाथ घुटनों पर, और सांस लेने के लिए हाँफ रहे हैं। आपके मुंह में खून और धूल का स्वाद है। स्टेडियम पर एक दर्दनाक खामोशी छा जाती है जब जजेस आपस में सिर जोड़कर बात करते हैं। वे चारों इवेंट्स के परिणाम जोड़ रहे हैं और 2 फाइनलिस्ट तय कर रहे हैं। जो समय अनंत जैसा लगता है। उसके बाद एक हेरल्ड आगे आता है। भीड़ शांत हो जाती है। पेंटाथलॉन वह जोर से घोषणा करता है। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंजती है। अब अंतिम रेसलिंग कॉन्टेस्ट तय होगा जो 2 सबसे ज्यादा अंक पाने वाले एथलीट्स के बीच होगा। वह जजेस की ओर मुड़ता है और एक नाम सुनता है, थीबी से डैम्स्टर का बेटा। विशाल रेसलर दहाड़ता है और अपनी छाती पीटता है। वह फाइनल में पहुंच गया है। हेरल्ड भीड़ के शांत होने का इंतजार करता है। वह फिर अपनी टैबलेट देखता है। एक लंबा भयानक विराम। वह सीधे आपकी तरफ देखता है और एथेंस से एरिस्टन का बेटा। दुनिया जैसे रुक जाती है। आप फाइनल में पहुंच गए हैं। अब ऑलिव रीड और आपकी जीत के बीच सिर्फ थीबीस का वह मांसपेशियों का पहाड़ खड़ा है। जब आपका नाम पुकारा जाता है तो भीड़ की रोर एक लहर बनकर आप पर टूटती है और जमीन तक हिलती महसूस होती है। बाकी पेंटाथलीट्स जिनके साथ आपने पूरे दिन संघर्ष किया था, धीरे धीरे किनारे हट जाते हैं। उनके चेहरे पर निराशा और सम्मान दोनों है। पूरा स्टेडियम, पूरा संसार जैसे सिमटकर 2 लोगों तक रह जाता है, आप और थीबीस का वह मांसपेशियों का पहाड़। आप स्टेडियम के बीच स्कम्मा की ओर चलते हैं, जहां रेत का उथला पिट है, और वही मैच होगा। थीबन पहले से वहां खड़ा है, अपनी छाती पीटता हुआ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान है।
वह प्योर रेसलर है और यह उसका क्षेत्र है। आप ऑल अराउंड एथलीट हैं। आपका शरीर 4 इवेंट्स की थकान से भरा है। फाइब्रोस जल्दी से आपके पास आता है आखिरी अर्जेंट सलाह देने के लिए। उसकी आवाज आपके कान के पास धीमी फुसफुसाहट है। उसके चार्ज को मत टकराना। उसकी ताकत चट्टान है और तुम उससे टकराकर टूट जाओगे। पानी बनो, उससे बचो। उसका वेट उसी के खिलाफ इस्तेमाल करो। अपनी ट्रेनिंग याद रखो। जज संकेत देता है। मैच शुरू होता है। आप दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। आपके नंगे पैर गर्म नरम रेत में धंस रहे हैं। अंतर साफ है। वह एक बैल जैसा है, मोटी गर्दन और चौड़े कंधे वाला, और भारी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। आप उससे पतले हैं और तेज भी। आपका शरीर मजबूत लेकिन संतुलित मांसपेशियों का नक्शा है। वह अचानक धावा करता है। आप फिड्रोस की बात याद रखते हैं और उसके पहले झपट्टे से किनारे हट जाते हैं। वह झुंझलाहट में गुर्राता है। आप दोनों पकड़ में आते हैं और पहली बार उसकी असली ताकत महसूस करते हैं। वह बेहद विशाल है, कुचल देने वाली कच्ची ताकत जो आपको दबा सकती है। वह आपको बॉडी लॉक में पकड़ लेता है। उसकी बाहें लोहे की पट्टियों की तरह आपकी पसलियों को जकड़ लेती है और वह आपको जमीन से उठा लेता है। एक दहाड़ के साथ वह आपको जमीन पर पटक देता है। टक्कर से आपकी सांस एक दर्द भरी हाफ में बाहर निकल जाती है। एक पल के लिए सूरज भी धुंधला लगता है। एक गिरावट। थीबन आपके ऊपर खड़ा होकर भीड़ की ओर मुट्ठी उठाता है। वह रीत से एक थ्रो दूर है। आपके पेट में निराशा की गांठ कस जाती है। फाइब्रोस किनारे से चिल्ला रहा है लेकिन उसकी आवाज शोर में खो जाती है। आप खुद को किसी तरह उठाते हैं। आपकी पीठ दर्द से चिल्ला रही है और आप फिर अपनी जगह लेते हैं। दूसरा दौर शुरू होता है। आपको पता है कि उसकी शुद्ध ताकत का एक और वार आप नहीं झेल पाएंगे। आपको ज्यादा समझदारी से लड़ना होगा। आप नीचे झुककर लगातार घूमते रहते हैं, उसे मुड़ने और आपका पीछा करने पर मजबूर करते हैं। वह अधीर हो जाता है। उसकी चाल ढीली होने लगती है। वह फिर झपटता है, आपके सिर की ओर हाथ बढ़ाता है। इस बार आप तैयार हैं। जैसे ही वह आगे आता है आप अपना संतुलन नीचे गिराते हैं, उसकी पकड़ से नीचे निकलते हैं और घूम जाते हैं। आप उसकी अपनी गति को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और वही कूल्हे का दाव लगाते हैं जो फाइब्रोस ने आपको 1000 बार सिखाया था। थीबन के पैर जमीन से उठ जाते हैं। वह पीठ के बल गिरता है। उसके चेहरे पर पूरी हैरानी होती है और धूल का बादल उठता है। भीड़ जोर से गरजती है, आश्चर्य और खुशी की आवाज। अब एक गिरावट बराबर है। तीसरा और अंतिम दौर थकान की लड़ाई बन जाता है। जलता हुआ सूरज और पूरे दिन की थकान आप दोनों पर भारी पड़ चुकी है। आपकी चाल धीमी हो चुकी है, फेफड़े जल रहे हैं और आपके शरीर पर पसीना और तेल धूल के साथ मिलकर त्वचा को गीली मिट्टी जैसा बना देता है। आप दोनों लंबे समय तक जकड़े रहते हैं, जैसे समय रुक गया हो। भारी सांसें और तनी हुई मांसपेशियों का संघर्ष। फिर आपको एक मौका दिखता है, कमजोरी का एक पल। वह आखिरी बार आपकी गर्दन पकड़ने की कोशिश में जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाता है। यही मौका है। आप उसकी बाह के नीचे से निकलते हैं, अपनी बाहें उसकी मोटी पीठ के पीछे बांधते हैं और अपनी बची हुई सारी ताकत के साथ आगे धक्का देते हैं। ये एक बेताब मरोड़ है। एक पल के लिए आप दोनों संतुलन खो देते हैं, जैसे हवा में लटके हों। फिर उसकी ताकत ढह जाती है और वह गिर पड़ता है। वह जमीन से टकराता है और आप भी उसके साथ गिर जाते हैं, इतने थके हुए कि खड़े भी नहीं रह सकते। एक पल के लिए पूरी खामोशी छा जाती है। आप धूल में पड़े हैं। आपके नीचे थीबन का वजन है और आपके कानों में सिर्फ गूंज है। फिर आपको अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। जज आपका हाथ ऊपर उठाता है। गिरावट आपकी है, मुकाबला आपका है, पेंटाथलॉन आपका है। भीड़ की गर्जना आपकी अमरता की आवाज बनकर आप पर टूटती है, लेकिन आपको ठीक से सुनाई भी नहीं देती। दुनिया धूल और थकान की धुंध में है। सबसे पहले आपके पास फाइरोस पहुंचता है। वह आपको लगभग खींचकर खड़ा करता है। एक पल के लिए आप उसका वही कठोर चेहरा देखते हैं और सोचते हैं कि वह कुछ आलोचना करेगा, लेकिन लोहे जैसा वह चेहरा गायब है। 4 साल में पहली बार उसके कठोर ट्रेनर की नजर की जगह कुछ और है, कुछ तेज और चमकदार। वह गर्व है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन आपके कंधे को ऐसे पकड़ता है जो करेक्शन नहीं बल्कि गहरी स्वीकृति है। उस पकड़ में आप अपनी पूरी यात्रा महसूस करते हैं, दर्द, सैक्रिफाइस और लगातार पोनोस। तभी ऑफिशियल्स के बीच से एक और आदमी आता है, आपके फादर। वह भावनाएं दिखाने वाला आदमी नहीं है, लेकिन आज उसका चेहरा बदल गया है। चिंता की कठोर रेखाएं गायब है और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे हैं। वह अपने किसान जैसे कठोर हाथ आपके दोनों कंधों पर रखता है। उसकी पकड़ हल्की कांपती है। वह बस आपका नाम बोलता है। उसकी आवाज गर्व से भरी है, इतना गर्व कि और कोई शब्द नहीं बचता। आप उनके बीच खड़े हैं, उन 2 आदमियों के सहारे जिन्होंने आपकी जिंदगी को गढ़ा है, और स्टेडियम की गर्जना अब दूर की गूंज जैसी है। आप अभी लेजेंड नहीं है, आप अभी हीरो नहीं है,
आप बस एक बेटा और एक स्टूडेंट है जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पहली बार आपको समझ आता है कि ये पर्याप्त था। अगली सुबह फेस्टिवल के चौथे दिन आप एक नई रियलिटी के साथ जागते हैं। पेंटाथलॉन की गहरी दर्द भरी थकान अभी भी आपकी हड्डियों में बैठी है, लेकिन उस पर जीत की अजीब हल्की खुशी छाई हुई है। जब आप सेक्रेड ग्रोव में चलते हैं तो अब आप कोई अनजान होपफुल नहीं रहे। लोग रुककर आपको देखते हैं। अजनबी लोग सम्मान से फुसफुसाते हैं, एरिस्टन का बेटा, आपके फादर आपके साथ चल रहे हैं। उनकी पीठ पहले से ज्यादा सीधी है और उनकी आंखों में शांत लेकिन तीखा गर है जो किसी भी जयकार से ज्यादा कीमती है। दूसरी तरफ फाइब्रोस चल रहा है, उसकी कठोरता अब एक शांत संतोष में बदल गई है। आप तीनों अपनी साझा जीत से जुड़े हुए स्टेडियम की ओर जाते हैं ताकि प्रतियोगिता के अंतिम दिन को देख सके। आज का माहौल उस दिन से बिल्कुल अलग है जब आपने प्रतियोगिता की थी। हवा भारी है और उसमें कच्ची हिंसक ऊर्जा भरी है। भीड़ ज्यादा शोर मचा रही है, ज्यादा उग्र है। आज भारी प्रतियोगिताओं का दिन है, क्रूर एक के खिलाफ एक मुकाबलों का दिन। सबसे पहले मुक्केबाजी होती है जिसे पिग्मेकिया कहा जाता है। आप देखते हैं 2 विशाल आदमी मैदान में आते हैं। उनके कंधे और छाती पहाड़ जैसे हैं। उनके चेहरे पिछले युद्धों के नक्शे जैसे हैं। भौहों के ऊपर मोटे घावों के निशान, चपटी नाक और कानों का सूजा हुआ विकृत कार्टिलेज हजारों प्रहारों की कहानी बता रहा है। वे अलग मिट्टी से बने हैं, आपके फादर धीरे से कहते हैं, उनकी मौजूदगी से प्रभावित होकर। फाइब्रोस बस गुर्राता है, ताकतवर लेकिन धीमे। उसके पैरों की चाल देखो, अभी भी वह सिखा रहा है। मुकाबला शुरू होता है। यह धीमी सोच समझकर लड़ी जाने वाली और भयानक कला है। आवाज ऐसी है जैसी आपने कभी नहीं सुनी। चमड़े के मांस से टकराने की गीली धप्प, गाल की हड्डी पर लगने वाले प्रहार की डरावनी चटक। दोनों योद्धा जलते सूरज के नीचे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को तोड़ते हैं। पेंटाथलीट होने के नाते आपको संतुलन सिखाया गया था, गति, ताकत और कौशल का संतुलित उपयोग। लेकिन ये आदमी अलग है। इन्हें सिर्फ मारने और मार सहने के लिए बनाया गया है। उनके शरीर निहाई जैसे हैं और उनकी मुट्ठियां हथौड़ों जैसी है। आप उन्हें गहरे, लगभग डर भरे सम्मान से देखते हैं। उनका पोनोस अलग है और ग्लोरी तक पहुंचने का उनका रास्ता अलग है। मुक्केबाजी खत्म होने के बाद भीड़ का उत्साह और बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे क्रूर प्रतियोगिता, पैनक्रेशन। यह रेसलिंग और बॉक्सिंग का भयानक मिश्रण है जिसमें सिर्फ काटना और आंखों पर वार करना मना है। जब 2 फाइनलिस्ट स्टेडियम में आते हैं तो वे एथलीट्स कम और पौराणिक योद्धा ज्यादा लगते हैं। वे ग्रीस के सबसे खतरनाक आदमी हैं। मुकाबला किक्स और पंचेस से शुरू होता है लेकिन जल्दी ही जमीन पर पहुंच जाता है और वहीं असली डरावनी लड़ाई दिखती है। ये गला दबाने की पकड़, जोड़ तोड़ने वाले दांव और शुद्ध जंगली ताकत की बेताब जद्दोजहद है। आप देखते हैं एक आदमी दूसरे की बाह पकड़कर उसे अजीब कोण पर मोड़ देता है, हड्डी टूटने के करीब पहुंच जाती है और उसका अपोनेंट जमीन पर हाथ मारकर समर्पण करता है। यह इतनी नियंत्रित हिंसा का दृश्य है कि आपकी सांस रुक जाती है। आप विजेताओं को देखते हैं, उनके शरीर घायल और खून से भरे हैं, लेकिन उनकी बाहें जीत में उठी है। आप हारने वालों को देखते हैं, उनके चेहरे दर्द और टूटे गर के मास्क हैं और उनके दोस्त उन्हें मैदान से उठाकर ले जाते हैं। आप चैंपियन हैं, लेकिन आप विनम्र हो जाते हैं। आपकी स्किल सुंदर और संतुलित एग्जीक्यूशन की थी, लेकिन इन लोगों की स्किल डरावनी, जीवित रहने की है। जब उस शाम आप स्टेडियम से बाहर निकलते हैं तो दिन की लड़ाइयों की छवियां आपके मन में जल रही होती है। आप ओलंपिया के हीरो हैं, लेकिन अभी आपको याद दिलाया गया है कि और भी तरह के हीरोज होते हैं और सेक्रेड ग्राउंड पर दूसरे तरह के गॉड्स भी चलते हैं। आप अपनी जीत की याद को और कसकर पकड़ लेते हैं। इस बात के लिए आभारी कि आपका रास्ता स्पिरिट और स्किल की परीक्षा था जिसने आपके शरीर और शायद आत्मा को उस तरह नहीं तोड़ा जैसा इन युद्ध देवताओं के साथ होता है। 5वें और अंतिम दिन की सुबह ओलंपिया पर शांत स्थिरता छा जाती है। महान एथलेटिक कॉन्टेस्ट्स खत्म हो चुके हैं। भीड़ की गर्जना अब थम चुकी है और विजेताओं के मुकुट पहनाए जाने से पहले कुछ घंटे की शांति है। इसी शांत पल में आप अपने फादर और फाइब्रोस के साथ सेक्रेड ग्रोव में चलते हैं और गेम्स के बारे में अपनी अंतिम और सबसे गहरी सीख शुरू होती है। जब आप स्टेडियम के प्रवेश के पास से गुजरने वाले रास्ते पर चलते हैं, तब फाइब्रोस आपको रोकता है। वह आपको पत्थर के पेडास्टल पर खड़ी जूस की एक जैसी ब्रॉन्ज स्टैचूज की लंबी कतार की ओर इशारा करता है। देखो, वह धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें अपना रीत मिलने से पहले यह समझना होगा। तुमने इन स्टैचूज को पहले भी देखा है, लेकिन कभी सच में ध्यान नहीं दिया। इन्हें जेन्स कहा जाता है। यह पार्टी की ऑफरिंग्स नहीं है, यह डिसग्रेस के मॉन्यूमेंट्स है। वह समझाता है कि इन स्टैचूज में से हर एक उस भारी फाइन से बनवाई गई है जो उन एथलीट्स पर लगाया गया था जिन्हें चीटिंग करते पकड़ा गया था। किसी ने हारने के लिए ब्राइब ली, किसी ने अपोनेंट को ब्राइब देने की कोशिश की, या किसी और तरीके से सेक्रेड ओथ तोड़ी। आप उनमें से एक स्टैचू के पास जाते हैं
ब्रॉन्ज जूस ऊपर से आपको घूर रहा है, उसके हाथ में थंडरबोल्ट है। स्टैचू के नीचे पत्थर पर एक इंस्क्रिप्शन उकेरा हुआ है ताकि हर कोई पढ़ सके हमेशा के लिए। आपके फादर उन शब्दों को जोर से पढ़ते हैं, उनकी आवाज गंभीर है। उसमें उस एथलीट का नाम, उसका सिटी और उसका अपराध लिखा है, रेसलिंग मैच हारने के लिए पैसे लेना। इंस्क्रिप्शन के अंत में एक कठोर चेतावनी है कि ओलंपिक विक्ट्री शरीर की प्रावस से जीती जानी चाहिए, वेल्थ की करप्शन से नहीं। सुबह की धूप के बावजूद आपके शरीर में ठंडी सहरन दौड़ जाती है। उस आदमी की शर्म अब अमर हो चुकी है, ब्रॉन्ज में ढली हुई ताकि 1000 साल तक चेतावनी बनी रहे। यही चीटर की अनंत किस्मत है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक और शांत प्रकार की शर्म का एहसास होता है। सैंक्चुरी हंसते और जश्न मनाते लोगों से भरी है, विक्टर्स के परिवार और मित्र। लेकिन आपको धीरे धीरे समझ आता है कि कौन गायब है। वे आदमी जिनके खिलाफ आपने कॉम्पीट किया था, जिनको आपने हराया था, उनके चेहरे कहीं नहीं है। वे इस अंतिम उत्सव के भूत हैं। फिर टेंट सिटी के किनारे आपको वह दिखता है, कोरिंथ का वही कॉन्फिडेंट चैंपियन जिसने जैवलिन इतनी सुंदरता से फेंका था। वह जश्न नहीं मना रहा, वह अकेला है और जल्दी जल्दी अपना सामान बांध रहा है। उसकी मूवमेंट्स घबराई हुई है। उसका शानदार शरीर जो 2 दिन पहले गर्व और ताकत से भरा था, अब झुका हुआ लगता है। वह आपको देखता है और उसकी आंखों में गहरा दुख चमकता है। फिर वह मुड़कर अपना चेहरा छुपा लेता है। अब आपके और उसके बीच दूरी पूरी हो चुकी है। वह अब आपका राइवल नहीं रहा, वह दया का पात्र है, एक ऐसा आदमी जिसका स्पिरिट टूट चुका है। फाइब्रोज आपको उसे देखते हुए देखता है। उसके लिए कोई हीरो स्वागत नहीं होगा, वह शांत आवाज में कहता है। कोई पोएट उसका नाम नहीं गाएगा। वह सबसे लंबा रास्ता लेकर घर जाएगा और अपने सिटी में चुपचाप प्रवेश करेगा, उम्मीद करता हुआ कि कोई उसे देखे नहीं। यही डिफीटेड की किस्मत है। अब आपको सच में समझ आता है, आपने सिर्फ ऑलिव लीव्स का रीत नहीं जीता, आपने उन 2 भयानक किस्मतों से बच निकलने का रास्ता पाया है जो यहाँ आने वाले हर आदमी का इंतजार करती है। हारना मतलब भुला दिया जाना, खामोशी की दीवार में मिट जाना। चीटिंग करना मतलब हमेशा के लिए डिसऑनर के साथ याद रखा जाना। विक्ट्री ही एकमात्र रास्ता है जो बचाव देता है। वहाँ खड़े होकर ब्रॉन्ज मॉन्यूमेंट्स और डिफीटेड के जीवित भूतों के बीच आप आखिरकार अपनी जीत का पूरा अर्थ समझते हैं। अब आप अपना क्राउन लेने के लिए तैयार हैं। ग्रोव से गुजरते हुए आपका गंभीर चलना हेरल्ड की आवाज से रुक जाता है। समय आ गया है। आपको और बाकी विक्टर्स को जूस के महान टेम्पल के सामने इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है। अंतिम क्षण आ चुका है। आप प्रोसेशन में शामिल होते हैं, ग्रीस के सबसे शक्तिशाली आदमियों के छोटे समूह में। आप स्टेडियम रेस के चैंपियन के साथ चलते हैं, बॉक्सिंग के विक्टर के साथ जिसका चेहरा चोटों से सूजा हुआ है, और उस भयानक पैनक्रेशन फाइटर के साथ जो अब शांत दिख रहा है। राइवलरी खत्म हो चुकी है, उसकी जगह शेयर्ड ग्लोरी का गहरा सम्मान है। जब आप चलते हैं तो विशाल भीड़ जयकार करती है, अब अपने अपने सिटी के लिए नहीं बल्कि आप सबके सम्मान में। वे आपके पैरों के पास फ्लावर्स और रंगीन रिबन्स फेंकते हैं। आप जूस के टेम्पल के विशाल ब्रॉन्ज डोर्स के सामने रुकते हैं। बिल्डिंग इतनी विशाल है जैसे आसमान को थामे हुए हो। यहाँ गॉड की सीधी छाया में 10 हेलानोदिके खड़े हैं। उनकी पर्पल रोब्स धूप में चमक रही हैं। उनके पास आइवरी और गोल्ड की एक टेबल पर प्राइजेस रखे हैं। यह गोल्ड नहीं है, सिल्वर भी नहीं, बल्कि सिंपल हरे रीत है, जिन्हें गोल्डन सिकल से कैलिस्ट फनोज नाम के सेक्रेड वाइल्ड ऑलिव ट्री की शाखाओं से अभी अभी काटा गया है, जो टेम्पल के पीछे उगता है। हेरल्ड की आवाज ब्रॉन्ज हॉर्न से गूंजती हुई पूरे सैंक्चुरी में फैल जाती है और हजारों स्पेक्टेटर्स अचानक शांत हो जाते हैं। एक एक करके चैंपियंस के नाम पुकारे जाते हैं। पहले एंशिएंट स्टेडियम रेस के विनर का नाम लिया जाता है, जो सबसे प्रतिष्ठित इवेंट है। फिर बाकी कॉन्टेस्ट के विजेताओं के नाम आते हैं। आखिर में पेंटाथलॉन के विक्टर का नाम पुकारा जाता है। हेरल्ड जोर से आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपके सिटी का नाम बोलता है। आपकी पहचान के 3 स्तंभ जिन्हें अब पूरा ग्रीस सुनता है। भीड़ की गर्जना सच्चाई की तरह आप पर टूटती है। जो नाम आपके फादर ने आपको दिया था, अब वह नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं। जजेस में से एक, वही आदमी जिसकी कठोर नजर से आप एलिस में डरते थे, अब गर्म मुस्कान के साथ आपको देखता है। वह एक सिंपल रीत उठाता है और धीरे से आपके सिर पर रख देता है। वह लगभग हल्का है, बस टहनियों और पत्तों का एक घेरा, लेकिन फिर भी वह किसी भी पत्थर से भारी लगता है जिसे आपने कभी उठाया हो। यह हिस्ट्री, ऑनर और इमोर्टैलिटी का भार है। आपको हाथ में पकड़ने के लिए एक पाम ब्रांच भी दी जाती है, जो विक्ट्री का एक प्राचीन सिंबल है। जब आप भीड़ की ओर मुड़ते हैं तो लोग इतनी फ्लावर्स और रिबन्स फेंकते हैं कि कुछ पल के लिए रंगों की आंधी में आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। आप भीड़ में अपने फादर और फाइब्रोस को ढूंढ लेते हैं। आपके फादर अब खुलकर रो रहे हैं, उनका गर्व पूर्ण है। वह आपको एक मजबूत एम्ब्रेस में पकड़ते हैं, ऐसा आलिंगन जो आपको याद है पहली बार मिला है। फाइब्रोस उनके पास खड़ा है और पहली बार आप उसे मुस्कुराते देखते हैं।
एक सच्ची चौड़ी मुस्कान जो उसके स्कार्ड चेहरे को बदल देती है। काम खत्म हुआ, वह कहता है, उसकी आवाज भावना से भारी है। उस शाम एलिस के ऑफिशियल सभी विक्टर्स के लिए ब्राइटेनियन में एक भव्य बैंक्वेट रखते हैं, जो ओलंपिया का सेक्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट है, जहां इटर्नल फ्लेम जलती है। ये सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन बाद में एक छोटी प्राइवेट सेलिब्रेशन में, जब आप अपने फादर और फाइब्रोस के साथ बैठते हैं, तब असली प्राइज सामने आता है। आप बैठे हैं और सिंपल ऑलिव रीथ आपके सामने टेबल पर रखा है। तभी एक पोएट लूट की धुन छेड़ता है और फिर गाना शुरू करता है। यह एक नया गीत है, एक एपिनिकियन, एक विक्ट्री ओड। यह आपका गीत है। इसमें एक धूल भरे डेमोस के लड़के की कहानी है, उसके वर्षों की मेहनत, उसकी यात्रा और सेक्रेट स्टेडियम में उसकी शानदार कठिन जीत की कहानी। आप मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं जब आपका पसीना और दर्द वर्ज में बदल जाता है। आपका संघर्ष एक लेजेंड बन जाता है। आपने क्लियोस हासिल कर लिया है, वह अमर ग्लोरी जिसका सपना हर ग्रीक देखता है। टेबल पर रखा रीत उसका सिंबल है, लेकिन यह गीत उसका प्रमाण है। अब आप सिर्फ एक आदमी नहीं रहे, अब आप एक कहानी है, एक हीरो है, ओलंपिया के विक्टर हैं। ओलंपिया से घर की यात्रा उस कठिन पिलग्रमेज जैसी बिल्कुल नहीं है जो आपको वहां लाई थी। अब आप कोई अनजान लड़का नहीं जो अज्ञात की ओर जा रहा हो। आप एक विक्टर हैं। हर टाउन जहां से आप गुजरते हैं, आपकी जीत की खबर पहले ही पहुंच चुकी होती है। लोग चीयर करते हैं, आपको सबसे अच्छा फूड और वाइन देते हैं, और आपको ट्रैवलर नहीं बल्कि लौटते हुए किंग की तरह सम्मान देते हैं। आपके फादर जो पहले कम बोलने वाले आदमी थे, अब एक महान स्टोरी टेलर बन गए हैं और आपकी जीत की कहानी हर सुनने वाले को बताते हैं। फाइब्रोस शांत संतोष के साथ चलता है, जैसे एक मास्टरपीस का आर्किटेक्ट अपने काम को देख रहा हो। जब आप एथेंस की महान दीवारों के पास पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि बाहर के फील्ड्स खाली है। फिर आपको आवाज सुनाई देती है, एक धीमी गूंज जो धीरे धीरे विशाल भीड़ की गर्जना में बदल जाती है। पूरा सिटी आपको स्वागत करने के लिए बाहर आ गया है। फॉर्मल प्रोसेशन सड़क पर आपका इंतजार कर रही है, मैजिस्ट्रेट्स और प्रीस्ट्स के साथ। लेकिन वे आपको मुख्य गेट की ओर नहीं ले जाते। इसके बजाय वे आपको सिटी वॉल के उस हिस्से तक ले जाते हैं जहां पत्थर हटाकर एक नया खुला रास्ता बनाया गया है। फाइब्रोस पास झुकता है, उसकी आवाज गर्व से भरी है। यह सबसे बड़ा ऑनर है, वह कहता है। वे तुम्हें उस गेट से अंदर नहीं ले जाते जो सामान्य लोगों के लिए होता है। तुम दीवार से अंदर जाओगे। सिटी अपने एनिमीज को बता रहा है कि जब उसके पास तुम्हारे जैसे बेटे हैं, तो उसे पत्थर की दीवारों की जरूरत नहीं। आपको एक शानदार 4 हॉर्स चैरियट में बैठाया जाता है और ओलंपिया का ऑलिव रीथ अभी भी आपके सिर पर है। चैरियट धीरे धीरे उस टूटे हुए सिटी वॉल से अंदर आता है और शहर में प्रवेश करता है, जहां सड़कों पर इतनी भीड़ है कि ऐसा लगता है जैसे आप इंसानों के समुद्र के बीच चल रहे हों। लोग आप पर फ्लावर्स और रिबन्स बरसाते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, वह खुशी जो आपके लिए भी है और उस ग्लोरी के लिए भी जो आप उन्हें देकर आए हैं। भीड़ में आपको कुछ परिचित चेहरे दिखाई देते हैं, आपके अपने डेमोस के लोग जो आपके विलेज से यहाँ तक आए हैं। उनकी आवाजें सबसे ऊंची है, उनका गर्व सबसे व्यक्तिगत है, क्योंकि आप सिर्फ एथेंस के चैंपियन नहीं हैं, आप उनके चैंपियन हैं। वे आप में एथेंस की ताकत और ऑनर देखते हैं। अब आप सिर्फ एरिस्टन के बेटे नहीं रहे, अब आप सिटी के बेटे हैं। परेड एथेंस के दिल एगोरा में खत्म होती है, जहां एक फॉर्मल सेरेमनी होती है। एक मैजिस्ट्रेट जो एथेंस के लोगों की ओर से बोलता है, उन ऑनर्स की घोषणा करता है जो सिटी आपको दे रहा है। सबसे पहले 500 ड्रैक्मा का कैश प्राइज, फिर थिएटर में जीवन भर फ्रंट रो सीट्स का अधिकार, और अंत में सबसे बड़ा ऑनर सिट्सेस यानी जीवन भर हर दिन ब्राइटेनियन में मुफ्त भोजन का अधिकार, जहां राज्य के सबसे महत्वपूर्ण ऑफिशियल्स और हीरोज भोजन करते हैं। फिर आपके फादर आगे आते हैं, उनकी आवाज गर्व से भारी है। वह घोषणा करते हैं कि प्राइज मनी का असली उपयोग होगा एक मास्टर स्कल्प्टर को बुलाकर आपका ब्रॉन्ज स्टैचू बनवाना, जो जिम्नेजियम में रखा जाएगा। तब आपको समझ आता है कि एक क्षणिक जीत को क्लियोस यानी अमर ग्लोरी में कैसे बदला जाता है। वह स्टैचू आपकी उपलब्धि का भौतिक प्रतीक होगा, एक स्थायी पब्लिक मॉन्यूमेंट। आप उसे अपने मन में देख सकते हैं। आने वाली सदियों तक युवा लड़के उसकी छाया में ट्रेनिंग करेंगे। वे आपका नाम सुनेंगे और अपनी ग्लोरी पाने के लिए प्रेरित होंगे। इस तरह आपकी जीत और आपके फैमिली का नाम कभी नहीं मरेगा। आप वहाँ खड़े हैं, उस क्षण के हीरो सिर पर ऑलिव रीथ और पूरे सिटी का प्यार आप पर बरस रहा है। आप अपने गर्व से भरे फादर को देखते हैं, अपने संतुष्ट मास्टर फाइब्रोस को देखते हैं और भीड़ के खुश चेहरों को देखते हैं। वह लंबी दर्द भरी यात्रा जो एक दूर विलेज में शुरू हुई थी, अब दुनिया की चोटी पर खत्म हुई है। आपका नाम पत्थर में दर्ज हो चुका है, आपकी कहानी गीत बन चुकी है और आपका रूप हमेशा रहने वाले ब्रॉन्ज में ढलने वाला है। आपने वह सब पा लिया है जिसका सपना एक इंसान देख सकता है। आप एक लेजेंड बन चुके हैं। अब आपकी एथलीट की यात्रा पूरी हो चुकी है और आपकी लेजेंड सुरक्षित है।
लेकिन आपकी कहानी उस विशाल टेपेस्ट्री का सिर्फ एक धागा थी जो लगभग 1200 साल तक पूरे हेलेनिक वर्ल्ड की सबसे महत्वपूर्ण रिकरिंग घटना रही। विक्ट्री रीथ किसी एथलीट की कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत था जिसमें प्रिविलेज और एक्सपेक्टेशन दोनों थे। कुछ लोग अपनी बाकी जिंदगी सिटी के जिम्नेजियम या पब्लिक हॉल्स में बिताते थे, जहां उनकी मौजूदगी सिविक प्राइड का स्रोत होती थी। लेकिन कई लोगों के लिए उनकी हेरोइक फेम पावर के दरवाजे खोल देती थी। मशहूर रेसलर मिलो ऑफ क्रोटन के बारे में कहा जाता है कि वह हेराक्लिस की तरह कपड़े पहनकर अपने सिटी की आर्मी को युद्ध में लीड करता था। कुछ विक्टर्स रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस और डिप्लोमैट्स बन गए जिनकी फेम उनके शब्दों को डिवाइन वेट देती थी। एक स्वाभाविक रास्ता था मास्टर ट्रेनर बनना, एक जिम्नास्ट जैसे फाइब्रोज और अगली पीढ़ी को सिखाना। कुछ लोगों की सबसे बड़ी एम्बिशन थी एथलेटिक डायनास्टी बनाना। बॉक्सर डायगोरास ऑफ रोड्स ने यह हासिल किया जब उसने अपने बेटों को भी विक्टर्स बनते देखा और अपने फैमिली को पीढ़ियों तक हेरोइक स्टेटस दिया। कुछ सबसे महान चैंपियंस जैसे थीजन्स को उनकी मृत्यु के बाद डेमीगॉड्स की तरह पूजा गया और उनके स्टैचूज को हीलिंग पावर वाला माना गया। ओलंपिया की जीत कोई करियर नहीं थी, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन थी। यह एक फार्मर के बेटे को जनरल पॉलिटिशियन या कभी कभी गॉड तक बना सकती थी। इस अद्भुत सम्मान को समझने के लिए हमें फेस्टिवल की उत्पत्ति की ओर देखना होगा। ग्रीक्स ने गेम्स की महानता के योग्य शुरुआत खोजते हुए दो महान मिथ सुनाए। पहला मिथ ब्रूटल एम्बिशन की कहानी है। हीरो पेलप्स और उसका खतरनाक चैरियट रेस जिसके जरिए उसने एक किंगडम जीतने की कोशिश की। कहा जाता है कि जो फ्यूनरल गेम्स उसने आयोजित किए वही पहले ओलंपिक गेम्स थे। दूसरा मिथ डिवाइन स्ट्रेंथ की कहानी है। हीरो हेराक्लिस जिसने अपने फादर जूस को धन्यवाद देने के लिए गेम्स की स्थापना की जब उसने अपने महान लेबर्स में से एक पूरा किया। इन महान मिथ्स के बाद इतिहास एक निश्चित तारीख पर आता है 776 बीसी। यही वह साल है जिसे ग्रीक्स ने पहले ऑफिशियल ओलंपिक गेम्स के रूप में माना। उस समय फेस्टिवल आज से बिल्कुल अलग था। वहाँ सिर्फ एक इवेंट था, एक सिंपल फुट रेस जिसे स्टेडियम कहा जाता था। पहला आदमी जिसका नाम विक्टर के रूप में दर्ज हुआ वह कोई महान वॉरियर नहीं, बल्कि एलिस शहर का एक साधारण कुक था जिसका नाम कोरोबस था। इस साधारण शुरुआत से गेम्स सदियों में बढ़ते गए और एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे शानदार स्पेक्टिकल बन गए। अपने चरम पर यह फेस्टिवल पूरे ग्रीस में लोगों की सबसे बड़ी गैदरिंग बन गया। उन 5 दिनों के लिए शांत घाटी में 40,000 से ज्यादा लोगों का अस्थायी सिटी बन जाता था। ओलंपिया ग्रीक वर्ल्ड की अनौपचारिक कैपिटल बन जाती थी। राइवल सिटी स्टेट्स के पॉलिटिशियंस और डिप्लोमैट्स इसी सेक्रेड ग्राउंड पर ट्रीटीज की बातचीत करते थे। हिस्टोरियन हेरोडोटस के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी हिस्ट्रीज यही भीड़ के सामने सुनाई थी। लेकिन पॉलिटिक्स, कॉमर्स और आर्ट के ऊपर भी यह फेस्टिवल एक गहरा रिलीजियस इवेंट बना रहा। ओलंपिया का असली केंद्र स्टेडियम नहीं था, बल्कि जूस का महान ऑल्टर था। यह पत्थर का भव्य टेम्पल नहीं, बल्कि लगभग 20 फुट ऊंचा विशाल शंकु जैसा माउंट था जो सदियों की सैक्रिफाइसेस की राख और जले हुए ऑफरिंग से बना था। गेम्स के तीसरे दिन यही महान हेकाटोम होता था जिसमें 100 ऑक्सन की सैक्रिफाइस दी जाती थी। यही फेस्टिवल का सेक्रेट क्लाइमैक्स था, गॉड्स के लिए शक्तिशाली और रक्त भरा ट्रिब्यूट जिसके सम्मान में हर रेस दौड़ी जाती थी और हर रीत जीता जाता था। जैसा हमने देखा, ओलंपिक एथलीट की दुनिया पूरी तरह पुरुषों की दुनिया थी। लेकिन ग्रीक वर्ल्ड के दूसरे आधे हिस्से यानी विमेन का क्या हुआ? गेम से जुड़ी महिलाओं की कहानी जटिल और रोचक है। यह पार्टिसिपेशन की नहीं, बल्कि सख्त प्रोहिबिशन, साहसी डिफाइंस और एक अलग पैरेलल ट्रेडिशन की कहानी है। अधिकतर महिलाओं के लिए कानून कठोर और डरावना था। कोई भी मैरिड वुमन अगर मेंस गेम्स के दौरान स्टेडियम में देखी जाती या नदी अल्फियोस पार करती पकड़ी जाती तो उसे माउंट टाइपेन की चट्टानों से नीचे फेंक दिया जाता। इस कठोर नियम का असली कारण इतिहास में खो गया है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि यह मेल फर्टिलिटी रिचुअल से जुड़ा था, या शायद इसलिए क्योंकि एथलीट्स बिना क्लोथिंग के कम्पीट करते थे। लेकिन एक कहानी बची है, एक ऐसी वुमन की जिसने इस कानून को तोड़ने की हिम्मत की, स्पेक्टिकल के लिए नहीं बल्कि प्रेम के लिए। उसका नाम कल्लीपतेरा था। वह लेजेंडरी बॉक्सर डायगोरास ऑफ रोड्स की बेटी थी और उसके ब्रदर्स और उसका बेटा सभी चैंपियन एथलीट्स थे। जब उसका हस्बैंड मर गया तब उसने खुद अपने बेटे को गेम्स के लिए ट्रेन किया। उसके कंपटीशन के दिन वह मेल ट्रेनर के भेष में स्टेडियम में घुस गई। जब उसका बेटा जीत गया तब कल्लीपतेरा गर्व से भरकर ट्रेनर एनक्लोजर के ऊपर कूद गई। उसी पल उसकी रोब्स खुल गई और उसकी पहचान सामने आ गई। हेलेनोदिके जजेस के सामने एक कठिन निर्णय था। कानून के अनुसार उसे मौत दी जानी चाहिए थी, लेकिन ओलंपिक चैंपियंस की बेटी, बहन और मां को मारना असंभव लगा। उसके फैमिली द्वारा गेम्स को दी गई इमेंस ग्लोरी के सम्मान में उन्होंने उसकी जान बख्श दी। लेकिन उन्होंने तुरंत एक नया नियम बना दिया ताकि ऐसा फिर कभी न हो सके। उस दिन के बाद से सभी ट्रेनर्स को भी एथलीट्स की तरह नेकेड होकर स्टेडियम में प्रवेश करना पड़ता था। जहां कल्लीपतेरा की कहानी डिफाइंस की है, वहीं स्पार्टन प्रिंसेस केनिस्का की कहानी एम्बिशन की है।
जैसा हमने सीखा, उसने महिलाओं के लिए मौजूद एकमात्र लूप होल खोज लिया। विनिंग चैरियर टीम की ऑनर बनकर उसने इतिहास की पहली फीमेल ओलंपिक विक्टर बनने का गौरव पाया। उसका नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ और ओलंपिया में उसका स्टैचू लगाया गया, जबकि उसे उस सेंचुरी में खुद कदम रखने की अनुमति भी नहीं थी। ये महिलाएं दुर्लभ एक्सेप्शंस थी। अधिकतर महिलाओं के लिए एथलेटिक एम्बिशन का एकमात्र रास्ता उनका अलग फेस्टिवल था, हेरा के सम्मान में होने वाले हेरियन गेम्स, जो ओलंपिया में ही आयोजित होते थे। ये गेम्स पार्थेनोई यानी अनमैरिड यंग विमेन के लिए होते थे। कॉम्पिटिटर्स अपने बाल खुले रखकर दौड़ती थी और एक छोटा ट्यूनिक पहनती थी जिसे चिटॉन कहा जाता था, जो उनके दाहिने कंधे और छाती का हिस्सा खुला छोड़ देता था। वे सिर्फ एक इवेंट में कॉम्पीट करती थी, एक फुट रेस, जो पुरुषों के स्टेडियम रेस से लगभग एक छठा छोटा होता था। विनर को पुरुष चैंपियन जैसी ग्लोरी नहीं मिलती थी, लेकिन उसका प्राइज फिर भी एक बड़ा ऑनर माना जाता था। सेक्रेड ऑलिव ट्री से काटा गया रीत, एक सैक्रिफाइस्ड heifer में हिस्सा और हेरा के टेम्पल में अपना पेंटेड पोर्ट्रेट लगाने का अधिकार, यही ओलंपिक वर्ल्ड के उस अनसीन आधे हिस्से की जटिल सच्चाई थी। यह एक्सक्लूजन और प्रोहिबिशन की कहानी थी, लेकिन साथ ही साहसी डिफाइंस, क्लेवर एम्बिशन और उनकी अपनी प्राउड ट्रेडिशन की भी कहानी थी। यह उस मानव इच्छा का प्रमाण है जो ग्लोरी पाने का अवसर चाहती है। एटिका के उस लड़के की कहानी और उसके जैसे हजारों लोगों की कहानी एक ऐसी ट्रेडिशन की नींव बनी जो लगभग अकल्पनीय समय तक चली, लगभग 1200 साल तक। गेम्स चलते रहे, भले ही ग्रीस को रोम ने जीत लिया था और कभी कभी रोमन एम्परर्स भी उनमें कॉम्पीट करते थे, लेकिन दुनिया बदल रही थी। एक नया रिलीजन क्रिश्चियनिटी पूरे एम्पायर में फैल रहा था और जूस तथा अन्य पेगन गॉड्स के लिए होने वाले ये एंशिएंट फेस्टिवल्स एक खत्म होती दुनिया की निशानी माने जाने लगे। अंत आखिरकार एक सिंपल डिक्री से आया। 393 एडी में क्रिश्चियन रोमन एम्परर थियोडोसियस I ने ओलंपिक गेम्स को समाप्त कर दिया और उस सेक्रेट फ्लेम को बुझा दिया जो 1000 साल से ज्यादा समय से जल रही थी। अंतिम गेम्स के बाद ओलंपिया का सैंक्चुरी धीरे धीरे रुइन में बदलने लगा। उसके ट्रेजर्स लूट लिए गए, उसके टेम्पल्स जला दिए गए। 6th सेंचुरी एडी में 2 बड़े अर्थक्वेक्स ने विशाल स्टोन कॉलम्स को गिरा दिया और गॉड्स की स्टैचूज को तोड़ दिया। फिर पास की नदियां अल्फियोस और क्लेडियोस अपना रास्ता बदलकर घाटी में बाढ़ ले आईं और पूरे सैंक्चुरी को 20 फुट से ज्यादा सैंड और सिल्क के नीचे दबा दिया। ओलंपिया, जो ग्रीक वर्ल्ड का सेक्रेड हार्ट था, धरती से गायब हो गया। 1000 साल तक वह खोई हुई दुनिया बना रहा, उसका स्थान रहस्य बन गया और उसकी ग्लोरी सिर्फ एंशिएंट टेक्स्ट के फ्रेजाइल पेजेस में बची रही। रीडिस्कवरी 18th सेंचुरी में शुरू हुई, लेकिन असली काम 1875 में शुरू हुआ जब जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने सिस्टमैटिक एक्सकवेशन शुरू किया। धीरे धीरे चमत्कार की तरह वह खोई हुई दुनिया जमीन से बाहर आने लगी। उन्होंने जूस के महान टेम्पल की फाउंडेशंस, ओरिजिनल स्टेडियम की स्टोन स्टार्टिंग लाइन, रेसलिंग स्कूल और उन जेन स्टैचूज के पेडिस्टल्स तक खोज निकाले जो कभी एथलीट्स के दिलों में डर भरते थे। वह दुनिया जिसमें हमारा हीरो चला था सच में मौजूद थी। आज आप भी वहाँ चल सकते हैं। ओलंपिया का आर्कियोलॉजिकल साइट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेजर है। आप जिम्नेजियम के रूइंस में खड़े हो सकते हैं, उसी स्टोन आर्चवे से गुजर सकते हैं जिससे एथलीट स्टेडियम में प्रवेश करते थे और ब्लू टीरन की फाउंडेशंस देख सकते हैं जहां सेक्रेड ओथ ली जाती थी। पास के शांत एंशिएंट एलिस साइट पर आप अभी भी थिएटर और ट्रेनिंग ग्राउंड्स के रिमेन्स देख सकते हैं जहां हमारे एथलीट ने अपने अंतिम कठिन महीने की प्रिपरेशन की थी। अतीत पूरी तरह गायब नहीं हुआ, वह बस सो रहा है। ओलंपिया के फिजिकल रिमेन्स की इस रीडिस्कवरी और ग्रीक टेक्स्ट्स में सुरक्षित एक्सीलेंस और ऑनर के आइडियल्स ने एक फ्रेंच एजुकेटर और हिस्टोरियन बैरन पियर दे कॉबर्टन की इमेजिनेशन को प्रभावित किया। उसे विश्वास था कि मॉडर्न वर्ल्ड को एंशिएंट गेम्स की स्पिरिट को पुनर्जीवित करके बेहतर बनाया जा सकता है, परफेक्शन की परसुइट, ऑनरेबल कंपटीशन और दुनिया के यूथ को शांति में एकत्र करने की भावना से। उसके अथक प्रयासों का परिणाम 1896 में एथेंस शहर में पहली मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के रूप में सामने आया। इस तरह मशाल आगे बढ़ी। सिंपल ऑलिव रीत की एंशिएंट क्वेस्ट, पोनोस और अरेते की परसुइट की कहानी जिसे हमने देखा वह फिर से जन्मी। दुनिया कई तरीकों से बदल चुकी है, लेकिन इंसान की मूल इच्छा अभी भी वही है, अपने शरीर को सीमा तक धकेलना, ऑनर के साथ कॉम्पीट करना और इमॉर्टल ग्लोरी का एक छोटा हिस्सा पाना। वह सेक्रेट फ्लेम जो बहुत पहले बुझ गई थी, आखिरकार फिर से जलाई गई और आज भी जल रही है। और इसके साथ हमारी एंशिएंट वर्ल्ड की यात्रा समाप्त होती है। इस लंबी यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। मेरी आशा है कि इस युवा चैंपियन की स्ट्रगल और ट्रायम्फ की कहानी आपके साथ रहे जब तक हम फिर अतीत की छाया में नहीं मिलते। मैं आपको एक शांत और सुखद रात की शुभकामनाएं देता हूँ।